पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेजबान इशाल अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी, मज़े की गुजर रही होगी। मंडे है, हफ्ते का पहला रोज़, दिल नहीं करता ऑफिस से जाने का, लेकिन आना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। और इसी बोरियत को दूर करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने फाइनली लगभग 20-25 साल के बाद एक कौमी त्यौहार, या यूँ कह लीजिए कि लाहौर की पहचान, उसे दोबारा से रिवाइव किया है। और लाहौर पूरी तरह से नाज़रीन रंगों, पतंगों और खुशियों में नहाने को तैयार है। बिल्कुल जी। और पंजाब हुकूमत ने बसंत के त्यौहार को एक नई पहचान देने के लिए न सिर्फ सरकारी तकरीबात के लिए एक मुनफरिद और ऑफिशियल लोगो तैयार कर लिया है, बल्कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को भी अवलीन तरजीह दी है। और मोटरसाइकिल के ऊपर सेफ्टी वायर्स की फ्राहमी जो है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। और ये ताकि ये जो खुशियों का त्यौहार है किसी हादसे का सबब ना बने और इसको भरपूर तरीके से तमाम लोग इंजॉय कर सकें, तमाम लाहौरी इंजॉय कर सकें। तो पंजाब हुकूमत का जो ये इकदाम है इस बात का वाज़ेह सबूत है कि रिवायत और जिम्मेदारी को एक साथ कैसे निभाया जाता है। और बसंत के मौके पर लाहौरिये जो है वो 6 फरवरी को उम्मीद कर रहे हैं कि मकामी तातील का ऐलान भी हो जाएगा। आपकी राय क्या है इशाल? तातील होनी चाहिए? मेरे ख्याल में होनी चाहिए। बच्चे भी घरों तक महदूद हो जाएंगे और लोगों की जो बाहर आमदोरफ्त है बिल्कुल वो भी मूवमेंट कम होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जिस तरह से अभी आपने तस्करा भी किया है कि सेफ्टी वायर्स बहुत ज़रूरी हैं, हुकूमत मुख्तलिफ मकामात पर ये सेफ्टी वायर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है। अगर कोई चूक जाए, अगर कोई नहीं लगा सकता तो अपने खर्चे से भी लगा लीजिए। आपकी जान से बढ़कर आपकी हिफाजत, आपके अपने प्यारों की हिफाजत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और मालूमात लीजिए कहाँ कहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, हम भी आपको बताते रहेंगे, जिससे शहर खुलकर इस त्यौहार को खुशियों में मना सकेगा, उसमें शरीक हो सकेगा। तो अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ इस फेस्टिवल को महफूज तरीके से SOPs पर अमल करते हुए मनाइए। बिल्कुल, बहुत ही कम दिन रह गए हैं बसंत के त्यौहार के अंदर और 6, 7, 8 को ये त्यौहार मनाया जाएगा, जुमा, हफ्ता और इतवार के रोज़। और उसके बाद दोबारा से ये त्यौहार ख़त्म हो जाएगा 3 दिन के लिए। अगर आप एहतियात बरतेंगे और अपने इर्द गिर्द अगर काली भेड़ें कोई मौजूद हैं जो कि इस इवेंट को सबूताज करना चाहती हैं या इस इवेंट को ख़राब करना चाहती हैं, तो आपको उन पर भी नज़र रखनी है। उनकी निशानदेही बिल्कुल, एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से आपने उनकी निशानदेही करनी है ताकि उन लोगों को गिरफ्त में लाया जा सके और उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई हो सके। और आपने भी एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अकेले बसंत नहीं मनाने देनी है, अपने साथ ही बसंत का त्यौहार उसे सेलिब्रेट करने देना है। अब आ जाते हैं हम अपने टॉप 5 स्टोरीज की। बिल्कुल, टॉप 5 स्टोरीज की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब गुल प्लाजे की, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन 10वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। मज़ीद इंसानी बाकियात बरामद होने का सिलसिला भी जारी है। और आज एक मरतबा सर्वे टीम गुल प्लाजा का दोबारा से जायज़ा लेगी, जिसके बाद मुतासरा इमारत को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। और उसके बाद जनाब हजरात हो जाएं होशियार, बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना काबिले सजा जुर्म करार। पार्लियामेंट से कानून मंजूर करवा लिया गया है और अब बच्चों को भी आप घूर नहीं सकते, उन पर भी गुस्सा नहीं कर सकते। वालिदैन के लिए भी खबरदार होने की पॉइंट आउट करवा दिया गया है, निशानदेही करवा दी गई है। पार्लियामेंट से ये कानून मंजूर बाकायदा तौर पर हो चुका है, इस पर भी बात होगी। बिल्कुल, और फिर बात होगी आज के प्रोग्राम में T20 वर्ल्ड कप की। पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान फाइनली हो गया है। सलमान अली आगा कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। और पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में खुशकिस्मत बाबर तो शामिल हुए हैं, लेकिन हारिस रऊफ टीम से बाहर हो गए हैं। तो हमें इस इवेंट के अंदर किस तरह से अपने मुखालिफिन को पिछाड़ना है और क्या फ़ैसला मुतवक्के है, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही थी और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान भी सोच सकता है इवेंट से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अब फाइनली 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी कप्तानी सलमान अली आगा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि क्या आने वाले 20 बरस में काम इख्तियारी हो जाएगा, पैसा बेमानी हो जाएगा, AI इसकी जगह ले लेगा। इस पर भी तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। और लास्ट में आपका फेवरेट सेगमेंट होगा सितारों की रोशनी में। आपका ये हफ्ता कैसा गुजरने जा रहा है, क्या फैसला करना है, किस चीज़ से एहतियात बरतनी है, सब कुछ जानेंगे माहिरीन से। सबसे पहले नाज़रीन आगाज़ कर लेते हैं और अफसोसनाक ये ख़बर सानहा गुल प्लाजा की सूरत में सामने आई। 10 रोज़ हो चुके हैं, प्लाजा सर्च ऑपरेशन आखिरी मराहिल में है। 73 अफराद की लाशें और बाकियात मलबे से निकाल ली गई हैं, जबकि 6 अफराद पहले रोज़ जाँ बहक हुए थे और जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद अब तक 79 हो गई है, जिनमें से 23 अफराद की शनाख्त हो सकी।
और 13 अफराद अभी भी लापता होने की इतलात हैं। लेकिन लवाहिकीन जो सामने आए हैं वो ये कहते हैं कि हमारे अभी भी घर वाले हमें नहीं मिल रहे हैं। घर वालों के जो फैमिली है उनके DNA भी सैंपल किए जा चुके हैं और इस वक्त जो बाकियात मिली हैं उनके साथ उन्हें मैच किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं, रजब अली हमारे साथ। रजब अली, आप बताइएगा, 10 रोज़ हो चुके हैं सानहा गुल प्लाजा को और कहा जा रहा है कि आखिरी रोज़ है सर्च ऑपरेशन। क्या तमाम लोगों की बाकियात लाशें वहाँ से निकाल ली गई हैं? मुकम्मल हो चुका ये ऑपरेशन? देखिए, अब तक मजमूई तौर पर इस थाने में 79 अफराद जाबाग हुए, जिनमें से जो है वो 73 अफराद की लाशें और बाकियात जो है वो मलबे से निकाले गए। जबकि वाक़े के पहले रोज़ 6 अफराद जाबाग हुए थे, जिनमें बशमूल एक जो है वो फायर फाइटर शामिल है। इस तरह मजमूई तौर पर 69 अफराद जो है वो जाबाग हुए। बताया जा रहा था कि मज़ीद 13 अफराद के लापता होने की फर्स्ट डे जो इत्तला दी, लेकिन उनके लवाहिकीन डे फर्स्ट से आज तक जो है वो वापस नहीं आए, चूँकि उनके DNA भी नहीं लिए जा सकें। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने इस हवाले से जो है वो ऐलान किया है कि अगर कोई लापता फ़र्द मौजूद है तो उनके लवाहिकीन को चाहिए कि ना सिर्फ इंदराज कराएं बल्कि DNA सैंपल भी जो है वो जमा कराएं। हमारे नाज़रीन को हमारे कैमरामैन दैन अली ये दिखाएंगे कि जो सामने जो हिस्सा आपको ज़मीनबोस हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अकब में जो रिम्पा प्लाजा की जानिब जो एक पॉकेट है वहाँ पर सिर्फ सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन जो है वो नहीं किया जा सका। बाकी तमाम पूरी इमारत में मलबे में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन जो पॉकेट रह गया वहाँ भी इंसानी बादशाह जो है वो मौजूद नहीं है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तकरीबन 98% जो है वो सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। आज जो है वो मज़ीद जाँच के बाद इमारत को सील कर दिया जाएगा और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के माहिरीन और दीगर इदारों के माहिरीन की मशावरत के साथ अब जो है वो डेमोलिशन की तरफ जो है वो मामला जाएगा। यानी मजमूई तौर पर अब तक 79 अफराद जो है वो जाबाग हो चुके, जिनमें से 23 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद रजब डिमोलिश किया जाएगा इस इमारत को। नेक्स्ट प्लान क्या है? यहाँ पर दोबारा से अफसर-ए-नौ नई इमारत तामीर की जाएगी? उतनी देर तक मुतबादिल जगह कहाँ फराहम की जाएगी मुतासरा ताजरों को? और ऐसे कितने अफराद हैं जो कि अब भी लापता हैं और उनके बारे में अब क्या गवर्नमेंट की कोई स्टेटमेंट या कोई हिदायत सामने आ सकी हैं? देखिए, अगर मुतबादिल की बात की जाए तो वज़ीर आला सिंध ने भी और दीगर ताजिर बरादरी भी यहाँ पर जो है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कैंप भी लगा हुआ है, जो कि मुतासरीन के तमाम तर कवायद भी यहाँ पर ले रहा है। उन्होंने रिहेबिलिटेशन के हवाले से काम शुरू कर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने भी इस हवाले से ऐलान किया है कि इसी मुकाम पर गुल प्लाजा की जगह पर ही नया प्लाजा भी जो है वो तामीर किया जाएगा। जबकि दीगर ताजिर बरादरियों ने भी जो है वो इस हवाले से मुतबादिल देने के हवाले से आर्जी तौर पर जो ताजिर थे उन्हें कंपलसेट करने के हवाले से, उनको रिहेबिलिटेशन के हवाले से जो है वो काम करना शुरू कर दिया है, ताकि उनका जो है वो रोज़गार जो है शुरू हो सके। चूँकि साथ ही जो है वो रमज़ान और फिर ईद का जो सीज़न है वो भी जो है शुरू हुआ चाहता है, तो लिहाजा तमाम तरह जो है वो सियासतदानों के सियासी अहदेदारों के साथ साथ ताजिर बरादरी जो है वो भी उनके शाना बशाना खड़ी हुई इस मामले में रिहेबिलिटेशन के हवाले से। और लापता अफराद की अगर बात की जाए तो 13 ऐसे लापता अफराद थे जिनकी जो है वो फहरिस्त में नाम तो शामिल थे, अलबत्ता पहले दिन से ही उनके वर्सा जो है यानी उनके लवाहिकीन जो है वो दोबारा से यहाँ पर लौट करनी है। तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि वो जो है वो फेक इंदराज जो है वो कराया गया होगा। इसी तरह से रजब अली एक और खातून भी सामने आई थी जो कि बताया जा रहा था, वो बार बार ये कह रही थी कि उनकी 2 बहनें जो कि बाहर से पढ़ के वापस आई हैं और अपनी शादी की तैयारियों के लिए वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी और अब वो नहीं मिल रही हैं और मैं लाशें नहीं लेकर जा सकती, कुछ इस तरह का वावेला कर रही थी। लेकिन उसके बाद कहा गया कि वो फेक थी और उनकी कोई लाहिकीन, उनके कोई घर मतलब फैमिली मेंबर इस सानहे में हादसे में जाँ बहक नहीं हुआ। तो इस तरह के और भी कुछ लोग सामने आए या उन खातून का पता चल सका कि वो कौन है? देखिए, वो खातून जो है वो औरंगी टाउन की रिहायशी थी और एक जो लापता अफराद में उन्होंने फहरिस्त में जो नाम लिखवाया था वो उनकी बहन थी। उनका जो है वो 3 साल पहले इंतकाल हो चुका था। तो यानी वो एक झूठी इत्तला देने की कोशिश की गई थी, जैसे कि जो है वो लवाहिकीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया था। इसी तरीके से अभी 13 मज़ीद ऐसे नाम हैं जो कि फहरिस्त में शामिल तो कराए गए, लेकिन उसके बाद से उनके लवाहिकीन जो यहाँ पर आए हैं DC ऑफिस में, उन्होंने ना रब्ता किया है बल्कि और अपने जो है वो DNA सैंपल्स वगैरह भी जो है वो
जो है जमा नहीं कराएं। तो डिप्टी कमिश्नर साउथ ने सवाल से ऐलान भी किया है कि अगर अभी भी अगर कोई मजीद लापता फ़र्द यहाँ पर अगर उसके किसी लवाहिकीन अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो वो आकर यहाँ पर अपना इंदराज कराएं और DNA के लिए जो है वो सैंपल जमा कराएं ताकि उनके जो प्यारे हैं उनकी बाकियात को तलाश किया जा सके। अलबत्ता उन्होंने जो है वो रेस्क्यू एंड जो है अपना जो रिकवरी एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो 98% मुकम्मल कर लिया। अब सिर्फ एक पॉकेट रह गया जहाँ पर जो है वो तलाश का काम जो है वो अभी भी जारी है और आज ही जो है वो ये तमाम तर काम मुकम्मल करके इमारत को सील करने के बाद इमारतों की सूरत हाल क्या है, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो करीबी मुल्लिका इमारतें हैं उन्हें भी खाली करवाया गया है और उनमें से भी कुछ इमारतों की हालत ख़राब है। अगर आप कैमरा पैन करवा बार हमें हमारे नाज़रीन को दिखा सकें कि क्या मंजर पेश कर रहा है गुल प्लाजा और इसके इतराफ़, साथ में ये भी बताएगा कि जो हतमी इसको टेस्ट केस बनाने के लिए शहर भर में क्या क्रैकडाउन कोई किया जा रहा है। वो जो एक ऑडिट रिपोर्ट थी 2024 के जनवरी में सामने आई थी उसके ऊपर अमल दरामद अब शुरू हो सका, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो रिपोर्ट इस मौके पर वज़ीर आला सिंध को पहुँचाई गई है। तो एक तो कैमरे के ज़रिए मंजरकशी भी कीजिएगा और ओवरऑल शहर कायद में जो क्रैकडाउन हो रहा है उससे मुतालिक भी बताएगा कि क्या हतमी इकदाम हो रहे हैं सानहे के बाद। देखिए हमारे कैमरामैन जैन अली हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे कि गुल प्लाजा के बिल्कुल साथ, ये हम बैक साइड में मौजूद है गुल प्लाजा के, उसके साथ जो है गुल तिजारा की इमारत है जिसे सील किया गया मुमकिन तौर पे जो है वो फायर सेफ्टी के इंतजाम जो है वो तसल्ली बख्श ना होने की वजह से इसे सील किया गया। जबकि डे फर्स्ट से ही अतराफ़ में जितनी भी इमारतें थी वहाँ पर जो है वो दुकानें और बाजार जो है यहाँ पर बंद है। जबकि जो गुल तिजारा को सील किया गया उसके साथ उसके अकब में यानी मेन MA जिन्ना रोड पर रिम्पा प्लाजा चूँकि आतिशज़दगी से मुतासिर भी हुआ था, उसकी जो है अपना पार्किंग एरिया की जो रैम्प थी उसके 2 कॉलम मुतासिर हुए थे जहाँ पर जैक लगा दिया गया। अभी मजमूई तौर पर जो है वहाँ पर जो है वो जायज़ा लेने के बाद इमारत को जो है वो खोले जाने का इम्कान है, लेकिन अब तक जो है वो सील है। जबकि अतराफ में जो है वो तमाम बाजार दुकानें जो है वो पहले दिन से यानी हफ्ते की रात से जब से आग लगी थी इतवार के दिन से जो है वो अतराफ में तमाम तर दुकानें जो है वो बंद है। और बताया जा रहा है जैसे कि हमने पहले दिन से हम कह रहे थे कि हर साने के बाद जो है वो तमाम तर एक्शन लिया जाता है, फहरिस्तें भी बनाई जाती है, स्क्रूटनी भी की जाती है, लेकिन अमली तौर पर इकदाम जो है वो कोई दिखाई नहीं देते। लेकिन इस मरतबा एक मरतबा फिर वज़ीर आला खुद जो है वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस मरतबा जो है वो हम कोई मिसाल कायम करेंगे कि फायर सेफ्टी और दीगर जो है वो सेफ्टी के इकदाम के हवाले से तमाम तर जो जायज़ा लिया जा रहा है। इस वक्त जो है वो कई जो है वो प्लाजाओं की और कई शॉपिंग सेंटर्स की निशानदेही भी हो चुकी है जिनको नोटिस जो है वो जारी किए जा रहे हैं। इसी तरीके से शहर भर में एक मरतबा फिर जो है ये काम किए जाने का सिलसिला तो शुरू हुआ है, लेकिन ये सिलसिला जारी रहता है और जो है इस पर कितना अमल दरामद कराया जाता है ये सो ये कहना जो है वो कबल वक्त होगा। एक्शन तो ले लिया गया है और इस पर कितना काम होता है और इसको कब तक मुकम्मल कर लिया जाता है, स्क्रूटनी को जो कि वहाँ पर इमारतें हैं उनका सर्च ऑपरेशन भी कब तक मुकम्मल कर लिया जाता है, कितनी इमारतें उसमें मखदूश हालत में मौजूद हैं, कमज़ोर हालत में मौजूद हैं और कितनी इमारतों को खाली करवा लिया जाना चाहिए, इसकी एक लिस्ट बहरहाल पहले भी सामने आई थी लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो सका। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि इसको टेस्ट केस बनाते हुए उन इमारतों के ऊपर काम होगा, उनको खाली करवाया जाएगा और उनको उनकी मुरम्मत करवाई जाएगी ताकि इस तरह के किसी भी सानहे से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रजब अली मौजूद थे और यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बहुत से आम इशूज़ हैं, आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। और अभी मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज करवाने, क्योंकि ब्रेक में इशाल ने मुझे घूर के देखा है। इशाल अब आप तैयार हो आपकी शामत आने। अच्छा, वैसे ये मैंने घूर के देखे, अभी तक जो है ना कुलीग्स को घूर के देखने के हवाले से कोई कानून पास नहीं हुआ, लेकिन फैमिली मेंबर्स का तो हो गया ना। देखिए फैमिली मेंबर की तो हम रोज इतना टाइम गुजारते हैं, इतना तो हक बनता है। बिल्कुल, तो हजरात हो जाइए होशियार। घरेलू जिंदगी में धमकी, खौफ और जहनी दबाव को मामूली समझने वालों के लिए अब कानून सख्त हो चुका है और ये एक सख्त पैगाम भी लेकर आया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बीवी बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक अहम कानून मंजूर कर लिया गया है, जिसके तहत बीवी को तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना, उसे घूरना, डराना या ज़हनी तौर पर हरासा करना काबिल सज़ा जुर्म करार। तो ये बहुत सारी शिकें हैं जिसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी है। हम अगर मगरिब की तकलीद कर रहे हैं तो हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम है कहीं वो तो इससे मुतासर होने नहीं जा रहा, लेकिन ये कितना फ़ायदेमंद होगा ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हो या फैमिली मेम्बर्स को जो उनके हुकूक हासिल होते हैं, ये सारी कन्फ्यूजन जानते हैं। माहिर कानून बैरिस्टर वकास अबरेज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये कि क्या ये मामला सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए उजागर किया गया है, इब्तिदाई तौर पे वफाकी दारुल हुकूमत में इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, ट्रायल बेसिस में बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इसको पहले देखा जाएगा, इसके असरात क्या आते हैं, लेकिन अगर हम अपने ख़ानदानी निज़ाम की बात की जाए, अपने कल्चर की बात की जाए तो उसके ऊपर
इसके असरात मस्बत होंगे या बजाय इसके कि कोई बेहतरी आए, ख़ानदानी निज़ाम को टूट फूट का बायस भी बन सकता है ये कानून? देखिए जी, इसके दो प्रोस्पेक्टिव है, एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव है, एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव है। फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद के अंदर ये नाफिजुल अमल हो चुका है 2 रोज़ कबल से। लेकिन अब देखना ये है कि इसके नफाज के बाद अगर हम पंजाब भर की बात करें तो 2025 के अंदर पंजाब भर के अंदर 2.25 लाख खुला के केसेस थे। क्या इस कानून के बाद वो जो अदम बर्दाश्त थी मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर जो कि खुला का बायस बनी, वो केसेस मल्टीप्लाई होंगे 2 के साथ, 4 के साथ या 6 के साथ? अगर वो मल्टीप्लाई होते हैं तो शायद वो 2.25 लाख से बढ़ के 10 लाख तक चले जाते हैं। पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव ये है कि वो बच्चियां जिनको फैमिली लाइफ के अंदर तशद्दुद का सामना करना पड़ता था, जिनके नाखून खींचे जाते थे, जिनके चेहरे पे तेज़ाब फेंक के या पेट्रोल फेंक के आग लगा दी जाती थी, चेहरे मस कर दिए जाते थे, उनके लिए तो बड़ी ममदो-मावन चीज़ें साबित होगी। एट वेरी अर्लीस्ट स्टेज जो है, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी वो फैमिली कोर्ट को अप्रोच करेंगी और ऐसे हामन के अगेंस्ट जो कि तशद्दुद करेगा, जो कि जुल्म करेगा, उसके अगेंस्ट वो फैमिली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी। 3 साल सज़ा रखी गई है और 1 लाख रुपया जुर्माना, और अगर वो सज़ा पूरी कर भी लेता है, जुर्माना अदा नहीं करता, तो 6 महीने की एडिशनल जेल भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। दूसरा, इसके अंदर इसका जो नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव है वो ये कि ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए बिल्कुल पॉइंट स्कोरिंग भी इसके अंदर नज़र आती है कि बीवी की तरफ अगर वो घूरता है तो 3 साल की सजा। ये कोई मजाक नहीं है कि अगर एक बीवी की तरफ एक शख्स घूरता है, जिसे एक दूसरे मियाँ बीवी को एक दूसरे अच्छा, एक पॉइंट इसमें ये भी तो है वकास भाई कि घूरने को कौन साबित कर पाएगा? अगर बीवी ये इल्ज़ाम लगाती है हस्बैंड पे, हस्बैंड ये इल्ज़ाम लगाता है बीवी पे और ये मामला अदालत में चला जाता है, तो ये किस तरह से सिर्फ बयान देने की हद तक तो ये साबित नहीं हो पाएगा? You have absolutely put the nail on the head। बीवी क्या ये उसके माँ बाप को, शोहर के माँ बाप को कहेगी कि आपका बच्चा मुझे घूर रहा है, ये मेरे रूम के अंदर आके देखे? लड़ाई करने से पहले वो अपने बच्चों को वहां बिठाए, और बच्चे बालिग होने जरूरी, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस करवाते हैं उसके माँ बाप को बोले कि हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे हैं या आपका बच्चा मुझे थ्रेट करने लगा, आके बैठे ताकि कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप गवाही दे सके, या अपने रूम के अंदर उनको बुलाते हैं या वो अपने घर में जाके अपने माँ बाप को गवाह बनाएगी इसके अंदर। तो ये बड़ी ही रिडिकुलस सी चीज है कि गवाह ना आप कहाँ से लाएंगे एक फैमिली का। अच्छा वकास, ये भी तो बड़ी अचंभे की बात है कि इसमें बच्चों के ऊपर भी, अगर बच्चों को उनके साथ सख्ती नहीं बरती जाती है तो बहुत सारी जगहों पर बच्चे बिगाड़ का शिकार हो जाते हैं, बेरहमी का शिकार भी हो जाते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ बीवी को ही नहीं, बच्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बच्चों को भी डांट डपट नहीं कर पाएंगे, उनके साथ भी सख्त रवैया इख्तियार नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये कानून घरेलू मामलात में रियासती मुदाखलत नहीं समझा जाएगा? और क्या हम इतना ही मगरिब से मुतासिर हैं कि हमने अब बच्चों को कुछ नहीं कहना, अपने मामलात जो है वो अब अदालतों तक ही जाएंगे, हल्का सा किसी ने कुछ कह दिया और पुलिस घर तक आ जाया करेगी? देखिए जी, आपने दुरुस्त बात की। घर के मामलात घर के अंदर ही नवज़मा होने चाहिए, और घर के बड़े वडेरे जो कुरानी विज़डम है इस हवाले से वो ये कहती है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो चकलिश है, जो रंजिश है, जो कदूरत है, जो आपसी मन मुटाव है, वो घर के बड़े लोग बैठ के एक पंचायत की सूरत में उसको डिसाइड कर लें। जो भी मामलात है, जिसकी जो लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको गारंटी जाए, जिसके पार्ट में कोई नक्स है वो बताया जाए। और कुरानी विज़डम हमेशा अदल की बात करती है, इंसाफ की बात करती है, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में अफू दरगुजर की बात करती है। जो आपने बात की, अगर बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, बच्चों को गालम गलोच की जा रही है, बच्चों को कुछ समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सुलझाया जा रहा है, अगर बीवी के मुताबिक वो उसे वो चीजें नापसंदीदगी की निगाह से देखती है तो भावंत की अगेंस्ट फैमिली कोर्ट में चली जाएगी। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस साल जो मैं आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा आपके नाज़रीन के, वो खातून जो डोमेस्टिक लाइफ के अंदर शोहर के साथ बदजुबानी करती है, उसको भी अब अदालत में ले जाया जाएगा और फैमिली कोर्ट में जाकर उसे भी 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। क्या ये मजाक है? हमने तो हमेशा खानदानी जिंदगी में शोहर को बीवी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तकद्दुस के लिए, तकरीम के लिए लड़ते मरते देखा है, और सोसाइटी में उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर एक तरह के इक़दाम को उठाते देखा है। ये किस तरह का कानून है कि जिसके अंदर कह रहे हैं आप है, बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान, और ये बात, इसके 2 एस्पेक्ट्स जिस तरह आपने भी कहा नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, और इसको नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, इसको इंश्योर करना होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ माहिर कानून मौजूद थे। क़वानीन बनाए जाते हैं हमारे अपने समाज की, सोसाइटी की बेहतरी के लिए, हमारी आवाम की बेहतरी के लिए, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल होगा, कोई भी छोटी मोटी बात के ऊपर इनको कोर्ट कचहरी में ले जाएगा तो फिर ये मामलात बिगाड़ का शिकार बन सकते हैं और फैमिली टूट सकती है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि इनको इसका कानून को सही तरीके से, इसकी इंटेंशन बज़ाहिर अच्छी दिखाई देती है, लेकिन ये कानून हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारी रिवायात, हमारे अक़दार के साथ मैच नहीं करता
और बज़ाहिर ये लगता है कि पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी साहबा, जिनकी तरफ से ये बिल पेश किया गया था और फिर अभी वफाकी हुकूमत में जिस तरह से वकास भी बता रहे थे कि इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है ट्रायल बेसिस के ऊपर, लेकिन ये शहर इक़्तिदार के अंदर भी अपने सम्राट हासिल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर बाकी पाकिस्तान की बात तो बहुत दूर की बात है। इसके ऊपर बड़ा शदीद बैकलैश आ सकता है, इसमें ख़ानदानी निज़ाम को मुतासिर करने की पोटेंशियल मौजूद है। तो हमें ख़ुद अपने मामलात को बेहतर करना है, अपनी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए जो हुकूक जिसके हैं उसको दे दिए जाएँ, तो इस तरह के जो बज़ाहिर एक कंट्रोवर्शियल कानून है उसकी ज़रूरत ही पेश ना है। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर के अंदर जो 25 साल के बाद बसंत का त्यौहार एक बार फिर से रंग बखेरने को तैयार है। शहर की छतें हों या खुला आसमान, हर तरफ रंग बिरंगी पतंगें आपको लहराती हुई नजर आएंगी। तो कुछ ही रोज बाकी रह गए हैं इसके अंदर। बिल्कुल, और ये सुनहरी मौका है एक बार फिर से इस फेस्टिवल को दोबारा से जिंदा करने का। सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि ज़िले इंतजामिया भी इस त्यौहार के इनेकाद के लिए खासी पुरजोश दिखाई देती है। पूरी तरह से तैयारी हो रही है, सेफ्टी वायर्स लगाई जा रही हैं, SOPs बनाए जा रहे हैं, ऑनलाइन ऐप्स बनाई जा रही हैं और बसंत की तैयारियों के सिलसिले में बाज़ारों में पतंग साजी इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है। शाल जहां आम पतंगों के साथ साथ मखसूस डिज़ाइन की पतंगें भी तैयार की जा रही हैं और बहुत ही रंग बिरंगी ये बसंत होने जा रही है। बिल्कुल जी, तो हम जान लेते हैं, अरीबा हमारे साथ मौजूद हैं। अरीबा आफ्ताब, आप ही से जानेंगे कि अरीबा किस तरह से ये त्यौहार मनाया जाएगा, किस तरह से तैयारियाँ इसकी जारी हैं और पतंगें किस तरह से बनाई जा रही हैं, कितने रंगों की पतंगें होंगी, किस साइज़ की पतंगें होंगी, हमें तफसीलन अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जुनैद और इशाल, 25 साल के बाद बसंत की वापसी पर शहरियों में तो जैसे खुशी की लहर दौड़ गई हो। बसंत की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई और शहर के हर कोने में एक खुशी का समा है। हमारे साथ यहां पर पतंग मेकर्स मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि बसंत के हवाले से आखिर क्या तैयारियां करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताइएगा कि बसंत के हवाले से क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं। जी बसंत के हवाले से तो तैयारियाँ पूरी हम दिल से कर रहे हैं और देखें, अब गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी CM पंजाब साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतना बड़ा इवेंट यूथ को, लाहौर की आवाम को दिया है और हम उनको दिल से अप्रिशिएट करते हैं कि देखें इतनी गवर्नमेंट्स आई हैं, PTI की आई है, पहले मियां शहबाज शरीफ साहब CM पंजाब रहे हैं और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, मगर जो CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने जो कर दिखाया है, उन्हें अनपॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया और हम उनको दिल की अता गहराइयों से उनको सलूट पेश करते हैं और उनको खुशामदीद इस इवेंट को कराने पे हम उनको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं कि मैडम। अच्छा, आप हमें इनके साइज़ के बारे में बताइएगा कि गुड्डे का क्या साइज़ होगा और पतंग के हवाले से। गुड्डे का जो गवर्नमेंट ने साइज़ जो तय किया है वो है 1.5 यानी कि 1.5 ताबा वो गुड्डा है और जो पतंग है वो 4.5 यानी कि 4.5 गिठी अलाउ की है गवर्नमेंट ने। ठीक हो गया सर, आपने इनका साइज़ तो बता दिया। QR कोड के हवाले से भी हमें कुछ बताइएगा कि QR कोड के बगैर पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं। QR कोड देखें, ये देखें QR कोड है और ये इसके ऊपर सारी हमारी डिटेल है। ये बिल्कुल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है, इसके बगैर देखें बिल्कुल ही होना चाहिए। जैसे KP के और दूसरे अजला से गुड्डी मंगवाई जाती है जिससे कीमती जानों का ज़िया होता है, तो इस वजह से ये होगा कि इसी सारी डिटेल है गवर्नमेंट के पास हमारी और इसको मैन्युफैक्चर लीगल है, जो लीगल काम कर रहे हैं वो इसको बना सकते हैं और ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है। बसंत के हवाले से तैयारियां तो हर कोई कर रहा है, आखिर आपने क्या मुनफरिद चीज़ की? जी हमने अपनी CM पंजाब साहिबा के लिए, हमारा पूरे लाहौर को चैलेंज है कि हम जैसा हम अपनी CM पंजाब साहिबा के लिए हम आज तक कोई नहीं कर सका, जैसे उन्होंने हमारे लिए सब कुछ कर दिखाया, हमने इनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया मैडम के लिए। तो सर वो गिफ्ट आप हमें दिखाना पसंद करें? जी ज़रूर, हम आपके तवस्सुल से हम अपनी मैडम के लिए, हमने अपनी मैडम के लिए ये तैयार किया है गिफ्ट। ये CM पंजाब साहिबा के लिए ये जिंदाबाद है और ये तहरीक गवाह रहेगी कि CM पंजाब जैसी, मरीम नवाज़ जैसी शेर की बेटी शेर है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, और उन्होंने करके दिखाया है। इतने CM आए हैं मगर एक ही CM हुई है, ये देखिए मरीम नवाज़ साहिबा। और ये देखिए हमने इसमें ब्लैक और इसमें हमने ग्रीन कलर बनवाया है और हम थैंक यू सो मच, उनका हम बहुत दिल की अता गहराइयों से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि सिर्फ शहरी नहीं बल्कि जो इंतज़ामिया है वो भी बहुत ही पुरजोश दिखाई देती है और बसंत के साथ साथ सिर्फ बसंत और सिर्फ पतंग की तैयारियां नहीं की गई बल्कि पतंग पर बाकायदा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की पिक्चर्स भी लगाई गई हैं और 25 साल के बाद शहर लाहौर में आइबो काटा की सदाएं गूंजेंगी। जी
बहुत शुक्रिया अरीबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और यकीनन बो काटा की सदाएं गूंजेंगी और ये पतंगे जो आप देख रहे हैं ये तो होना ही था। और अब आपको आसमान मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से और ये क्रेडिट उनको जाता है, जिस तरह से नजम सेठी साहब को क्रेडिट जाता है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को लाने का, PSL के इनेकाद का, उसी तरह से जिसका जो क्रेडिट हो उसको मिलना चाहिए। और यकीनी तौर पर ये जुर्रत का काम था और अब भी बड़ी इसके अंदर कंट्रोवर्सी है, बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन सबको इसमें हिस्सा डालना होगा ताकि एक महफूज तरीके से, भरपूर तरीके से इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हुए मनाया जाए, ताकि ये शानदार इवेंट हो सके। और अब आपको पतंगों के ऊपर मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर छपी हुई नजर आएंगी और आसमान पर उड़ती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, अब कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक और बात करते हैं खेल की और साथ में बहुत सी डेवलपमेंट चल रही हैं क्रिकेट के मैदान में। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान भी अब फैसला करेगा, पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फैसला करना है, यह हमें बताया गया चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। साथ में एक और मामला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। और तीसरी डेवलपमेंट होगी अंडर 19 से मुतालिक। पाकिस्तान टीम अपना पहला सुपर 6 मैच 27 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ हरारे में खेलने जा रही है। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है और इसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी भी ICC के मुबैना दोहरे मयार पर खुलकर अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़े हैं और हिमायत का ऐलान करते हैं, लेकिन क्या हमें अपनी टीम खेलने के लिए भेजनी होगी या नहीं भेजनी होगी, इस बात का भी फैसला हो जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद याहिया हुसैनी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको याहिया भाई, और आप ही से जानेंगे कि क्या फ़ैसला होना चाहिए हमारा और क्या मुतवक्के फ़ैसला हो सकता है। क्या हमें नुकसान कितना उठाना पड़ सकता है अगर हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करती है और बांग्लादेश का साथ देती है। और असूली मौक़िफ़ तो यही है, लेकिन फिर भी क्या समझते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या लाहेअमल होना चाहिए हमारा? देखिए, जब आप उसूलों के साथ जाते हैं तो फिर फ़ायदे नुकसान की बात होती है। और जो कुछ बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पर हुआ है, ये ना बांग्लादेश की हार है ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जीत है। ये एक ऐसा फैसला है जो क्रिकेट की तारीख में हमेशा काले फैसले के हवाले से, स्याह तरीन फैसले के हवाले से जो है वो याद रखा जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक हक की आवाज़ के साथ खड़े होने का फैसला किया है और तारीख में हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐसे स्टांस को सराहा जाएगा। जहाँ तक आपने बात की मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन नकवी साहब की, कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जो है वो एक दोराहे किया है। उनको ऐसा लगता था कि स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल करके उन्होंने एक ऐसा फैसला कर लिया है जिसके बाद अब इस वर्ल्ड कप में उनके लिए कोई परेशानियां या मुश्किलात जो है वो नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ थे, हैं और रहेंगे, और अब हमने इस वर्ल्ड कप में जाना है या नहीं जाना, ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। अगर हुकूमत वक्त हमें कह देगी कि हमें नहीं जाना तो हम इनकार कर देंगे और इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर आप कोई सैंक्शन नहीं लगा सकते। उसकी वजह यह है कि अगर हुकूमत आपको मना कर देगी, जिस तरह बांग्लादेश की हुकूमत ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को कहा, तो फिर आप किस बात की उनके ऊपर कोई सैंक्शन लगा सकते हैं। माजी में भारत की टीम पाकिस्तान आने से इनकार करती रही है और उन्होंने बहाना ये बनाया कि जी सिक्योरिटी खदशात की वजह से उनकी हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि भारत की टीम पाकिस्तान आए। तो क्या उनके ऊपर कोई सैंक्शन लग गई? तो ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान जो है वो खेलने जा रहा है। तो फैसला हुकूमत ने वक्त में करना है। वजीर आजम और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की मुलाकात जो है बिल्कुल सही है। या भाई आप बता रहे हैं कि जब असूल पे फैसला कर लिया जाए तो फिर फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता, और अब ये हुकूमत जो भी फैसला करती है हम सभी उसके मुंतज़िर हैं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं मुमकिना तौर पे? ICC की तरफ से मुमकिना रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? वैसे तो हमें ये तवक्को भी थी कि आलमी सतह पे भी बांग्लादेश की मज़ीद हिमायत होगी, लेकिन 16 में से सिर्फ 2 ममालिक ऐसे थे जिसने, एक बांग्लादेश खुद और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहा। तो ये जो 4 ममालिक दीगर थे उनको ये सारी नाइंसाफ़ी, ये हठधर्मी या ये तासुब नज़र नहीं आ रहा जो पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो बांग्लादेश के साथ हो रहा है? वजह फरमाया आपने। देखिए, आज जो बांग्लादेश के साथ हुआ है कल वो किसी और के साथ भी हो सकता है। आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भंडाई बीच सिडनी में हुआ, वहाँ पर वाक़या पेश आया, कई लोग जानों से चले गए, तो हाथ किसका था? एक भारतीय बाशिंदे का था। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो 2 मुल्कों के दरमियान तलखी पैदा करने का सबब बनते हैं। तो
आज अगर आप बांग्लादेश के साथ नहीं खड़े हैं, आज अगर आप उसूलों के साथ नहीं खड़े हैं, तो कल आपको भी उस जगह पर आकर खड़ा होना हो सकता है। लेकिन जो मामला और सूरत हाल है कि क्या पाबंदियां लग सकती हैं, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा कि जब आप ये सोच लेते हैं कि आपने हक के साथ जाना है, आपने वक्त के साथ फैसला करना है। लास्ट ईयर की बात है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी, जंग से बड़ी तो कोई चीज नहीं होती ना, जी बिल्कुल। जंग से ज्यादा तो कोई नुकसान होता नहीं है, और लोग डर रहे थे, लोग बात कर रहे थे कि अब क्या होगा। लेकिन जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान बहरिया ने जवाब दिया, तो भारत के दांत न सिर्फ खट्टे हुए बल्कि उनको अपनी गलत फहमी का भी इदराक हो गया। तो गलत फहमी में जो लोग जिंदा हैं उनको उस वक्त पता चलता है जब वो गलत फहमी से भारत है। और अभी भी ये बहुत बड़ी गलतफहमी कह लें या खुशफहमी कह लें भारत को है कि भारत का तसल्लुत क्रिकेट के ऊपर अभी भी मौजूद है और वो किसी को भी जब चाहे बाहर कर सकते हैं और किसी भी मुल्क में जब चाहे खेलने से इनकार कर सकते हैं और अपनी बातें मनवा सकते हैं, अपनी शराइत पर वो क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर हम दूसरी तरफ आ जाएँ, क्रिकेट स्क्वाड को का भी ऐलान कर दिया गया है 15 रुकनी, और हम देख रहे हैं कि इसकी क़यादत जो है वो सलमान अली आगा कर रहे हैं, लेकिन फास्ट बाउलर को हारिस रऊफ को बाहर कर दिया गया है, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। क्या समझते हैं आप? आपने भी इसी बात की तरफ इशारा किया था कि हारिस रऊफ को शामिल नहीं किया जाएगा, तो क्या ये बैलेंस स्क्वाड होगा? न सिर्फ ये बैलेंस स्क्वाड है बल्कि ये मुतवाज़िन स्क्वाड है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वो टीम है जिसे चैंपियन बनने की अहलियत रखती है। अच्छा, जबरदस्त। अभी भारत के पूरे दिन जो है वो खत्म नहीं हुए हैं। ये टीम अगर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची तो भारत को एक और रकम लगेगा, भारत को एक और घाव लगेगा, क्योंकि फाइनल जो है वो 8 मार्च को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में। लेकिन अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो फाइनल अहमदाबाद से कोलंबो शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी भारत को जिस तरह मैंने कहा कि बहुत जख्म लग गए हैं, इंशाल्लाह सलमान अली आगा की क़यादत में जो ये टीम अनाउंस हुई है जिसमें 5 स्पिनर शामिल हैं, ये टीम 15 फरवरी को भी भारत को इंशाल्लाह शिकस्त देगी। उसके बाद मुझे इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो सलमान अली आगा की क़यादत में 2009 में जब यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान चैंपियन बना था, ये टीम पूरी अहलियत रखती है, सलाहियत रखती है कि ये टीम चैंपियन बने। बल्कि अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन सलमान अली आगा की क़यादत में खेलने वाली टीम पाकिस्तानी हो। तो आपके कभी इम्कान के साथ हम अपनी बहुत सारी ढेरों दुआएं भी शामिल कर लेते हैं ताकि ये वाकई वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान। जी हाँ, साथ में कुछ पेसर्स की अगर बात की जाए, या भाई ये भी बताएगा पेसर्स पे हमारी टीम का काफ़ी इन्हिसार अभी तक तो रहा है। नसीम और साथ में शाहीन, इन दोनों पेसर्स के साथ हम एक जानदार और भरपूर अटैक कर पाएंगे मुखालिफिन पर। देखिए ये माइक हैसन की टीम है तो पाकिस्तान की टीम, लेकिन चुनाव माइक हैसन ने किया है। उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और एतबार, एतमाद और मोहब्बत, खुलूस, ये सब कुछ खो चुके हैं फास्ट बॉलर हारिस रऊफ। 28 सितंबर 2025 को दुबई में फाइनल में भारत के खिलाफ 3.4 ओवर में उन्होंने 50 रन दिए थे और पाकिस्तान ने जीती हुई बाजी जो है वो हार किया था। और उसके बाद से 13 T20 मैच पाकिस्तान खेला है और 13 T20 मैचों में हारिस रऊफ पाकिस्तान की टीम में नहीं रहे हैं। उनको वर्ल्ड कप से पहले ही बता दिया गया था कि आप हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। हारिस रऊफ जो T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे कामयाब बॉलर है, सबसे ज्यादा उन्होंने विकेट हासिल की है, वो अब इस टीम में नहीं है। बट ऑन द अदर साइड आप जो शाहीन की बात कर रहे हैं, सलमान मिर्जा की बात कर रहे हैं, नसीम शाह की बात कर रहे हैं और उनके साथ चौथे फास्ट बॉलर ऑलराउंडर फहीम अशरफ की शक्ल में पाकिस्तान का हिस्सा है। 2 फास्ट बॉलर के साथ आपने जाना है क्योंकि इस टीम में शादाब है, नवाज है, फिर अबरार और उस्मान तारिक में से कोई एक बॉलर खेलेगा। इस टीम की जो सबसे अच्छी चीज़ है, इस टीम की जो सबसे मजबूत चीज़ है, वो इस टीम के अंदर ही खिलाड़ियों का एक दूसरे से मुकाबला है। अबरार खेलेंगे या फिर उस्मान तारिक खेलेंगे, शाहीन खेलेंगे, नसीम खेलेंगे या सलमान मिर्जा खेलेंगे। जो बाबर टीम में वापस आए हैं, बाबर का मुकाबला जो है वो कप्तान सलमान अली आगा से है। अगर बाबर ने परफॉर्म नहीं किया तो वो टीम से बाहर बैठेंगे। बिग बैश में जिस तरह उनको सिंगल नहीं लेने की स्मिथ है, इस तरह माइक हैसन उनको बैच पे बैठा सकते हैं। फिर साइम अयूब और साहबजादा फरहान, अगर उनमें से किसी ने रन नहीं किए तो बाबर अगर रन करते हैं तो वो ओपन करेंगे। साहबजादा फरहान और साइम अयूब में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। साइम अयूब को आपने लास्ट ईयर देखा कि वो रन नहीं कर रहे थे, अंडे पे अंडा ले रहे थे, लेकिन अपनी बॉलिंग की वजह से टीम में खेल रहे थे। लेकिन अब शादाब आ गए हैं, नवाज खेल रहे हैं,
तो अब कप्तान को साइम अयूब की बॉलिंग की नहीं, बैटिंग की जरूरत है। तो ये वो चीजें हैं जो इस टीम का सबसे प्लस पॉइंट है। बिल्कुल सही। और ये भी जो बात आप करें याया भाई, किसको कहाँ पर खिलाया जाना चाहिए, क्योंकि बाद में ये तनकीद ना हो कि फ़लाँ को फ़लाँ जगह पर यूटिलाइज़ किया जाना चाहिए था, किसको ओपनर के तौर पर आना चाहिए था, किसको मिडल ऑर्डर में आना चाहिए था, क्योंकि बाद में फिर हमें एहसास होता है कि हमने गलत प्लेयर को गलत जगह पर खिला दिया और सही प्लेयर को हमने उस मकाम पर नहीं खिलाया। ये भी थोड़ा सा हमें बताइएगा। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आसिफ जावेद ने कहा, सलमान आगा ने कहा, माइक हसन ने कहा, ये देखिए T20 क्रिकेट में कोई नंबर नहीं होता। T20 क्रिकेट में वक्त हालात के हिसाब से आप बैटिंग ऑर्डर एडजस्ट करते हैं। सलमान अली आगा सबसे बड़ी मिसाल है, लोगों को पता ही नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करके तनकीद करते हैं कि सलमान अली आगा की टीम में जगह नहीं बनती। सलमान अली आगा ने लास्ट ईयर जो 34 T20 मैच खेले थे उसमें 700 रन सात ज़्यादा फरहान ने स्कोर किए। दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सलमान अली आगा है। फिर वो कैसे इस टीम का इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट नहीं हो सकते। और सबसे अहम बात यह है कि सलमान अली आगा ने किसी एक नंबर पर बैटिंग नहीं की। जिस तरह बाबर आजम ओपन करेंगे या वन डाउन खेलेंगे, या मोहम्मद रिजवान अगर आज टीम से बाहर है तो इसीलिए टीम से बाहर है कि वो चाहते हैं कि वो सिर्फ ओपन करें। लेकिन सलमान अली आगा कभी 3 पे खेल रहे हैं, कभी 4 पे खेल रहे हैं, कभी 5 पे खेल रहे हैं, कभी 6 पे खेल रहे हैं, और कभी तो उनकी बैटिंग ही नहीं आई। ऐसे खिलाड़ियों की टीम को जरूरत है। ये जज्बा रखने वाले खिलाड़ियों को टीम की जरूरत है, जो टीम के लिए सोचते हैं, जो टीम के लिए चलते हैं। अच्छा, लास्टली याया भाई, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप की सुपर 6 लाइनअप मुकम्मल हो गई है। एक तो जो कांटे का मुकाबला होगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान, सनसनीखेज मैच 1 फरवरी को, उसको लेकर क्या तवक्कुआत हैं? और फिर जो पहला मैच हमारा सुपर 6 मरहले का जो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारे बच्चों की? देखिए, पाकिस्तान की टीम यहाँ तक पहुंची है, मेरी नई ख्वाहिशात हैं, लेकिन ये टीम अगर फाइनल में पहुंच गई तो बड़ी बात होगी। मतलब इसका मतलब ये कि आपको उम्मीदें नहीं है अंडर 19 से? अब देखिए, अब आगे कुएं और पीछे खाएंगे। चलिए, हमारी बेस्ट विशेज़ है उनके लिए। बहुत शुक्रिया। सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सी दुआओं के साथ हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो एक अच्छी टीम, अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं। और 1 फरवरी को होगा भारत के खिलाफ मैच, लेकिन कल होने जा रहा है मुकाबला सुपर 6 के पहले मरहले का न्यूजीलैंड के खिलाफ। उम्मीद करते हैं दोनों मैचेस में जीतें और फाइनल में जाएं, और फाइनल के बाद ट्रॉफी भी पाकिस्तान लेकर आएँ इंशाल्लाह। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, बल्कि ब्रेक से पहले आपको मलका कोहसार मरी के नज़ारे दिखाते हैं और वाक़यात बताते हैं, क्योंकि आसमान से चमकती धूप और ज़मीन पर ओढ़े बर्फ़ की सफ़ेद चादर ने मलका कोहसार की खूबसूरती में मज़ीद निखार पैदा कर डाला है। और मरी का मौसम इंतहाई दिलफरेब, जबकि सयाहों की बड़ी तादाद भी मलका कोहसार में मौजूद है और बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़। बर्फ़ के गोले एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे हैं, बच्चों को आपने देखा खेलते हुए, लेकिन ये तो वो मनासिर हैं जो कि एंजॉयमेंट वाले हैं। लेकिन वहाँ पर जो सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां फंस जाती हैं, एक दूसरे के साथ टकराव होता है और लोग भी सब्र का पैमाना लबरेज कर देते हैं। और मेरे ख्याल में सभी का जो दिल मचल रहा होता है बर्फबारी का। लेकिन जो अच्छी चीज़ है इशाल, वो ये कि इंतज़ामिया बाकायदा होमवर्क मुकम्मल करके बैठी थी, पूरी तरह से मुतहरिक थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की तरफ से जो वुज़रा वहाँ पर पहुँचे हुए थे उन्हें भी शाबाश दी गई, अमले को भी दी गई। और एक बड़ा बेहंगम मामला जो हो सकता था, जो माजी में हम देखते रहे, उससे काफ़ी हद तक हमने देखा बच चुकी। बिल्कुल। तो बाकी की तफसीलात हम बिलाल अब्बासी से जान लेते हैं। जी बिलाल, बताइएगा इस वक्त मरी के मौसम और बर्फबारी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मलका कोहसार मरी में मौजूद हूँ और बर्फ़बारी को जो थमे हुए तकरीबन 2 दिन का वक्त बीत चुका है। मलका कोहसार मरी के तमाम तर दाखिली रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। इंतज़ामिया मरी की अगर बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया मरी ने इस बार जो है वो इस बर्फ़बारी के सीज़न में जो है बेहतरीन इक़दाम किए। तमाम तर जो मेन शाहराएँ हैं उन मेन शाहराओं को जो है वो फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया था। और इसी तरह मैं आपको अगर बताता चलूँ तो बर्फ़बारी के दौरान जो है वो मलका कोहसार मरी को आने वाले दाखिली रास्तों को वक्ती तौर पर जो है वो बंद किया गया था। आज जो है वो सोमवार का दिन है। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि मज़ाफ़ाती इलाकों की अगर बात की जाए तो मज़ाफ़ाती इलाकों की कुछ राब्ता सड़कें जो हैं वो उनको भी जो है वो क्लियर किया जा रहा है। और अगर इसी तरह बात की जाए बिजली की, तो बिजली के हवाले से जो है तकरीबन 48 से 56 घंटे गुजरने के बाद जो है वो बिजली का जो निज़ाम है वो मज़ाफ़ाती इलाकों का
उसको भी बहाल किया जा रहा है। मेन मरकज़ी कोसार मरी की अगर बात की जाए तो वहाँ की जो बिजली थी वो फौरी तौर पर बहाल कर दी गई थी, लेकिन मुज़ाफ़ाती इलाकों के लोगों को जो है वो थोड़े मसाइल ज़रूर हुए हैं। इस वक्त अगर सियाओं की बात की जाए तो मलका कोसार मरी में सियाओं की एक बड़ी तादाद मौजूद है। वो जो है वो इस खूबसूरत मौसम और शुक्रिया बिलाल अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे। इंतजामिया के इकदाम बहुत अच्छे थे और हर बार ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि इससे भी बेहतर हर बार इंतजाम होने चाहिए ताकि सयाह एंजॉय कर सकें, वो सफ़र उनके लिए जहमत ना बन जाए। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर अहम इश्यूज भी होंगे। हमारे साथ रहे प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं नाजरीन। और अभी आपको बताएं कि मस्नूई ज़हानत और रोबोटिक्स की तेज़ रफ्तार तरक्की इंसानियत को एक ऐसे दौर के दहाने पर ला खड़ा कर चुकी है जहाँ मशीनें ना सिर्फ मेहनत तलब काम बल्कि ज़हानत पर मबनी फैसले भी संभाल लेंगी। तो फिर एक बड़ा सवाल ये जन्म ले रहा है कि आखिर आने वाले जो 20 बरस हैं वहाँ पर क्या काम सिर्फ इख्तियारी हो जाएगा और पैसा महज अदद या अलामत बनकर रह जाएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि एलन मस्क साहब जो है वो भी यही जी, एलन मस्क के पास पैसा ही इतना है मेरे ख्याल में, वो इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये सवाल उससे पूछना चाहिए जिसके पास पैसा नहीं है, जो बुनियादी ज़रूरियात के लिए पूरी ज़िंदगी गुजार देता है और एक जंग लड़ता रहता है। तो ये सारी जो कन्फ्यूजन है इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब करियर काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपको डॉक्टर साहब वेलकम कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान मॉर्निंग में तो ये क्या वाकई 20 वर्ष में काम जो है वो ऑप्शनल होने जा रहा है, इख्तियारी होने जा रहा है और पैसा बेमायनी होने जा रहा है, बेवकूफ़ होने जा रहा है? अभी तक के जो हालात हैं उसको देख कैसा लगता है? तो नहीं, आपकी क्या राय है? देखिए, ये शेख चिल्ली वाली कहानियां हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि हमें प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड देखना चाहिए कि क्या सूरत हाल है। ये जो कह रहे हैं पैसा बेमानी हो जाएगा 20 साल बाद, हमें तो आज भी एआई का प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपने एआई के सॉफ्टवेयर्स को भी इस्तेमाल करना है तो आपको उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे आप ही को जनरेट करने पड़ेंगे। फिर 20 साल के बाद मेहनत जो है वो कहते हैं बेमानी हो जाएगी। वो कभी भी बेमानी नहीं हो सकती। कुरान पाक का उसूल भी इंसान को कोशिश और मेहनत के मुताबिक मिलता है। हाँ, मेहनत की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे पहले खुद वो हल चला के खींचा करते थे, फिर बैल लगा के हल खींचना शुरू किया, फिर ट्रैक्टर लगा के वो हल खींचना शुरू किया, लेकिन मेहनत का अंदाज बदलता रहा, मेहनत तो करनी पड़ी फिर भी। तो फिर ये आ जाएगा नए टूल्स आ जाएंगे, नए टूल्स को सीखना पड़ेगा, उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये मुमकिन नहीं है कि मेहनत ना की जाए, ये मुमकिन नहीं है कि पैसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर एआई चीजें प्रोड्यूस कैसे करेगी? यानी कि जमीन से गंदम एआई नहीं ले सकती। हाँ, उसके लिए ये फैसला कर सकती है कि कितनी गंदम होनी चाहिए, नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, खाद कितनी होनी चाहिए, इस इलाके के मुताबिक पानी कितना होना चाहिए। आप उसकी मदद ले सकते हैं, मगर आप कहें कि अब गंदम एआई पैदा कर देगी या जो मैंने खाना है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो एआई मैनेज कर लेगी, वो खुद मुझे सारी कैलोरीज मिल जाया करेगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो बाज़ औक़ात किसी चीज़ की अहमियत बताने के लिए चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है कि लोगों को उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि एलन मस्क ने यह बात सिर्फ इसलिए की है कि लोगों को एआई की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। जहाँ तक पैसे वाली बात है कि पैसा बेमानी हो जाएगा, अभी रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना का विजिट किया है और उन्होंने चाइनीज़ गाड़ियों के ऊपर जो ड्यूटी है, टैरिफ, वो 100% के बजाय 6% कर दिया है। तो अब पैसे की अहमियत एलन मस्क को एक हफ्ते में पता लग गई है और बाकी अगले हफ्ते में उसे मजीद पता लग जाएगी कि पैसा कितना मैटर करता है। बिल्कुल, और अगर क्योंकि उसकी गाड़ी वहाँ नहीं जाएगी ना, अब तो चाइनीज़ गाड़ी जाएगी वहाँ पे। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से पैसे की बात, अगर कोई टेस्ला किसी के पास पैसा नहीं है वो खरीदेगा नहीं, तो एलन मस्क के भी अकाउंट में पैसे जमा नहीं होंगे। या वो अभी हो भी गया ना, अभी से पता लगने लग गया इस बात का। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम जिस तरह हम बात भी करें कि ग्राउंड रियलिटी की बात करें, एआई बहुत ज़्यादा एडवांस होता चला जा रहा है और अब तो रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा जगहों पर हम देख रहे हैं इंसानों की जगह ले ली है। सामान उठाना, उसकी तरसील यहाँ से वहाँ, या फिर उनकी पैकिंग, डिफरेंट चीज़ें। जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि गंदम उगाने के लिए जो तमाम कमांड्स हैं वो हम रोबोट्स के ज़रिए भी दे सकेंगे, ये इतना आसान हो जाएगा। और कहाँ पर एक इंसान बैल की मदद से हल चलाता था और कहाँ पर अब वो है ट्रैक्टर्स की मदद से। आने वाले दौर इससे भी जदीद होने जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि हमें एआई से किस तरह से अपने बच्चों को, अपने आप को लैस करना होगा? और आने वाले वक्त में नौकरियां, जिस तरह काम इख्तियारी हो जाएगा, तो क्या वाकई नौकरियां ख़त्म होने जा रही हैं, या फिर हमें किन जदीद तकाज़ों के ऊपर अपनी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये ना हो कि हमारे बच्चे घरों में बैठे रह जाएं और दुनिया के बच्चे जो हैं वो एआई से इतने यूज्ड हों कि वो मैदान पे मैदान मारते चले जाएं? इस पर 2-3 चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि पहली बात तो यह कि जॉब्स या कैरियर्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, सिर्फ उनकी नौइयत चेंज होती है। आपके घरों में पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, तो एक लैंडलाइन भी एग्जिस्ट करता था जो आगे लाइन को ठीक करता था। अब वो लैंडलाइन बहुत कम हो गए और उसके बाद मोबाइल ने जगह ले ली। लेकिन क्या मोबाइल की जगह लेने से
जॉब्स बढ़ नहीं गई। पहले एक लाइनमैन होता था पूरे इलाके के लिए, अब इस रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, टावर्स को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम मैनेज करने के लिए, सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट करने के लिए पहले एक था, तो अब उसकी रिप्लेसमेंट में हज़ारों लोगों को और जॉब्स मिल गई हैं। इसकी रिपेयरिंग के लिए बेशुमार लोग आ गए हैं। इसका मतलब ख़त्म नहीं हुआ काम। पहले वो कैमरा था, रील आती थी, वो धुलवाते थे, एक अलग प्रोसेस था। फिर डिजिटल कैमरे आ गए, अब मोबाइल आ गए, अब ड्रोन्स आ गए जो बगैर पायलट के ऑपरेट होते हैं। मगर ड्रोन को जहाँ से भी ऑपरेट किया जा रहा है वहाँ कोई ना कोई ऑपरेटर बाहर हाल मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो आपके कैरियर को, आपकी जॉब्स को, आपके रोज़गार को कोई ख़तरा नहीं है। असल ख़तरा जो है वो ये है कि जब AI आएगी तो हमारे पास दो तरह के लोग बचेंगे, कुछ AI के ग़ुलाम और कुछ AI को ग़ुलाम बनाने वाले। कुछ लोग AI पर इतना ज़्यादा डिपेंड करेंगे कि वो AI के ग़ुलाम बन जाएंगे, और कुछ लोग AI को बतौर टूल, बतौर हथियार इस्तेमाल करना सीखेंगे और AI इनका ग़ुलाम बन जाएगी। छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब नया नया लिखना शुरू इंसान ने सीखा, लिखना आया, तो लिखने वाले जो थे वो हाकिम बने क्योंकि वो ख्यालात आगे पहुँचाते। इंडस्ट्री आई तो जिन लोगों ने मशीनों को ऑन किया वो हुक्मरान बने, और जो मशीनों के लिए काम करते रहे वो मजदूर बन गए। मीडिया आप लोग ले लें, मीडिया की इंडस्ट्री आई तो बयानिया बनाने वाले हुक्मरान बने, बयानिया सुनने वाले गुलाम बने। तो हर इंडस्ट्री, हर टेक्नोलॉजी के साथ यही होता है। अब AI आएगी तो कुछ नया नहीं होगा, जो AI को इस्तेमाल करना सीख लेंगे वो हुक्मरान बनेंगे, और जो अपने तमाम के तमाम फैसले AI पर छोड़ देंगे, AI से पूछ लेंगे, AI फैसला कर लेगी, मैंने क्या करना है ये AI बता देगी, वो AI के ग़ुलाम बन जाएंगी और ग़ुलाम की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। और इस ग़ुलाम की ज़िंदगी से निकलने के लिए फिर हमें क्या करना होगा? एक तो इसको सीखना बज़ाहिर समझ में आता है, लेकिन हम हर चीज़ में अगर डिपेंडेंट हो गए तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है जिसके ऊपर बड़ी हम बहस भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, क्रिएटिविटी जो है, तख्लीकी जहन या सोच, इसको हम किस तरह से ज़िंदा रख पाएँ। अगर हम हर सवाल का जवाब ही, हम तो अब ये भी देख रहे हैं कि बीमारियों का इलाज भी हम चैट GPT से या AI से जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तख्लीकी सलाहियतें वो कहीं मान तो नहीं पड़ जाएंगी? ये सबसे बड़ा ख़तरा है कि जब आप सब कुछ AI के ऊपर डाल देंगे तो उसके नतीजे में आपकी अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म होने के इम्कानात हैं, बल्कि लोगों की ख़त्म होने लग गई है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पहले खुद क्रिएटिव टास्क पूरे किया करते थे, अब वो AI की मदद लेके इन्हें पूरी असाइनमेंट्स, हर चीज़ का आंसर उसके अंदर है। बिल्कुल उनके अंदर मौजूद है। लेकिन उसमें भी देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी टेक्नोलॉजी इंसान को इसलिए रिप्लेस नहीं कर सकती कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कोई डिफरेंट, मतलब जमालियाती हिस्सा है, जमालियाती हिस्स उसमें कहाँ से आएगी? इसी तरह जो अखलाकियात हैं, हर दुनिया के कल्चर की अखलाकियात मुख्तलिफ हैं। इंसान का इंसान के साथ जो राब्ता है, ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन टच ले लें। आप किसी के घर ताज़ियत के लिए जाते हैं, मैं रिसेंटली गया था तो मुझे इसलिए दोबारा से ये बात जहन में आ गई, ताज़ियत के लिए जाते हैं, आप पूरा लंबा चौड़ा ड्राफ्ट बनवाएं AI से कि मैंने वहाँ जाके ये बोलना है, ये सब एक तरफ, वहाँ जाके उसे सीने से लगा के एक थपकी देते हैं, यार मैं तुम्हारे साथ। वो AI नहीं बता सकता आपको। वो टच, वो लम्स, वो अल्फाज का उतार चढ़ाव, वो आंखों की नमी, वो चेहरे के तासुरात, ये किस तरीके से आप AI से ले सकते हैं? ये लोग गलतियां जो करते हैं कि खुद ही AI से इलाज भी जैसा कि आपने कहा करवा रहे हैं। अब जब AI को प्रोफेशनल टूल्स आ जाएंगे, कैमरे आ जाएंगे, बेहतर हो जाएगा। लेकिन राइट नाउ वो लोग जो इसे क्वैक्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कुछ भी बता रहा है वो आप बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर आपकी आंखों में भी देखता है, आंखें पीली तो नहीं है, इसकी आंखें सुकड़ी सुकड़ी तो नहीं लग रही, इसकी माथे पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, यहाँ पर खिंचाव तो नहीं आ रहा। डॉक्टर आपकी ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो वो अपने मुशाहदे की बुनियाद पर अपने पास से कुछ चीज़ें ऐड करता है। अब आपने यही से कहा मुझे 104 बुखार है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो है ना कि कुछ अर्से के बाद आने वाले दिन में बहुत अच्छे जब कैमरे आ जाएंगे, इफेक्टिव हो जाए कि वो आपके एहसासात को, आपके एक्सप्रेशंस को भी महसूस करने लग जाए। एहसासात को नहीं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को जब कैमरा, अभी तो है ऐसा, लेकिन जनरली मैं आम आदमी के पूछ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो तो नुकसान कर रहा है अपना। बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसके प्रोफेशनल टूल्स के जरिए इसकी मदद ले रहे होंगे। देखें ऑपरेशन इसके जरिए हो रहे हैं और उनमें गलती के इम्कानात कम है क्योंकि वो जज्बात वहाँ पर नहीं चाहिए। इसी तरीके वो कैलकुलेशंस जहाँ पर इंसान जज्बात में आके गलत फैसले कर लेता है, वो AI बहुत बेहतर कर सकता है। वहाँ पे जज्बात नहीं है, वो सॉलिड फैक्ट्स के ऊपर, हक़ाइक़ के ऊपर, फिगर्स के ऊपर फैसला करता है। यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर वो तमाम के तमाम मामला जहाँ पे जज्बात इन्वॉल्व हैं और इंसान जज्बात का मजमू है। देखिए अल्लाह ताला कुरान भी बात भी दिल पर, कल्ब पर उतारता है, उसके लिए लफ्ज़ ही कल्ब है। आपके मैं जहन से सोचता हूँ, मैं दिमाग से सोचता हूँ, जितना मर्जी आप कह लें, मगर अल्लाह ताला मुखातिब कल्ब को करता है। तो AI जहन को
देखेगी, माइंड को रिप्लेस करने की कोशिश करेगी, ब्रेन के लिए काम करेगी, लेकिन कल्ब का वो क्या करेगी? अच्छा, एक तो एआई हो गया, दूसरा जो एलन मस्क का मुद्दा है वो ये है कि जी पैसे की अहमियत खत्म हो जाएगी। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि पुराने दौर में वापस चले जाएंगे, बार्टर सिस्टम आ जाएगा? बार्टर सिस्टम हमारे पैदाइश से पहले या हमारे जो बड़ों ने देखा वो बार्टर सिस्टम ही देखा। एक चीज़ के मुतबादल दूसरी चीज़ आपको मिल जाती थी और उसके बदले में आप किसी और चीज़ को रिप्लेस कर सकते थे। तो क्या वो तो वापस नहीं आने जा रहे कि हम फिर से वापस चल पड़े? और जो डिजिटल करेंसी है, क्या उनके मुताबिक वो डिजिटल करेंसी जो है वो अब रुपए पैसे की कितना वो भी है तो करेंसी ना, वो उस दौर अगर आने वाले दिनों में ये अप्लाई हो जाता है कानून डिजिटल करेंसी का, तो फिर आने वाला रुपया वो होगा, वो तो रुपया ही एग्जिस्ट करेगा। मेरा ये ख्याल है कि वो ये कहना चाहता है कि एआई की वजह से इतनी आसानियां पैदा हो जाएंगी कि जो बुनियादी ज़रूरियात है इंसान की वो स्टेट्स पूरी कर सकेंगी। अगर इंसान सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के लिए सिर्फ काम करता है तो उसे शायद उस लिए काम करने की ज़रूरत ना पड़े। इंसान अपने पैशन के लिए, अपनी शनाख्त के लिए, अपने आप को दरियाफ्त करने के लिए काम करेगा। आप इस वक्त काम करते हैं पैसे के लिए, उस वक्त काम करेंगे वक़ार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। अभी लोगों से पूछा जाता है आप क्या करते हैं, कितनी तनख्वाह है आपकी, तो गालिबन एलन मस्क ये कहना चाहता है कि आने वाले डेकेड्स में ये होगा, लोग पूछा करेंगे आप क्या तख्लीक करते हैं, आप क्या वैल्यू ऐड करते हैं। इस वक्त तालीम गलत सिमत में जा रही है। कई डेकेड से तालीम बनाए हुनर या तालीम बनाए रोज़गार है, लेकिन एक्चुअली तालीम का मकसद था तालीम बनाए विजडम, बनाए दानाई। तो गालिबन जब इस तरफ बात जाएगी तो फिर तालीम की भी नौयत ये बदल जाएगी कि इंसान दोबारा से अपने ओरिजिन की तरफ जाएगा कि तालीम बराए दानाई, तालीम बराए खुद शनासी। मैं तालीम इसलिए हासिल कर रहा हूँ कि अपने आप को जान सकूँ, अपने अंदर झांक सकूँ, रिश्तों को पहचान सकूँ, सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करना है ये देख सकूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कहना चाहता था, उसे उर्दू नहीं आती थी, हमने उसकी तर्जमे जो किए तो हमने अपनी मर्जी अपनी तशरीहात। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे जो तालीमी निज़ाम है ना पाकिस्तान का, उसके अंदर तो बहुत सारे फ्लॉज हैं। हम देखते हैं कि ना तो हम वो क्या आप कह रहे थे तामीरी तालीम हासिल कर रहे हैं, ना ही हम जो है वो रुपया पैसा कमाने वाली तालीम हासिल कर रहे हैं। हमें तो ये पता ही नहीं कि हम हासिल क्या कर रहे हैं। गेटिंग पीसेस ऑफ पेपर। एग्जैक्टली, हम लोग सिर्फ डिग्रीज हासिल कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता कि उसका हमें सही तरीके से इस्तेमाल एजुकेशन का किस तरह से करना है, या क्या हमें पढ़ना क्या था, हम पढ़ क्या लेते हैं। डिग्री हासिल करने के बाद हम सोचते हैं कि हमने तो इस फील्ड में जाना था और हमें ये करना चाहिए था। तो हमारे तो पाकिस्तान का मुझे लगता है फिर वो जो 20 बरस की बात करें, 40 बरस तक हम वहाँ पर पहुँचेंगे। हमारे पास तो वो टाइम अभी बहुत पड़ा हुआ है। तो हमें क्या कुछ तब्दीलियाँ अपनी एजुकेशन सिस्टम में करनी चाहिए कि कम से कम हम अगर रोज़गार के लिए भी कर रहे हैं, कुछ कमाने के लिए भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का वो कहते हैं खते गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी है उनकी, तो वो उनको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। तो एजुकेशन के अंदर क्या कुछ बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए, वो बात जो आपने खुद ही जिसकी तरफ इशारा कर दिया कि एजुकेशन लोगों ने सिर्फ बतौर डिग्री लेना शुरू की है। अब इस वक्त लोगों ने डिग्री के साथ साथ डिफरेंट कोर्सेज करना शुरू कर दिए हैं, छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज। और वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका ख्याल है कि उनकी डिग्री जो 18 या 20 साल पर मुहित होती है वो एनफ नहीं है, उसकी बजाय 6 माह का डिप्लोमा शायद रोज़गार कमाने में उन्हें ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अब यूनिवर्सिटीज़ को, इदारों को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो आपको मिलियंस की फ़ीस देने के बाद भी 4-4, 6-6 माह के डिप्लोमे कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी सिलेबस में ऐड क्यों ना कर दी जाएँ। अभी मैं रिसेंटली कुछ बच्चों का सिलेबस देख रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी का। जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो आसपास भी चल रहा होगा। उस सिलेबस में ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं कि वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं, उससे उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिर्फ वो साल पूरे करने के लिए कि इसने हमारे साथ अगर 4 साल गुजारने हैं तो 4 साल में इसे एंगेज कैसे रखा जाए। और भाई 4 साल में एंगेज रखने के लिए दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो उस आदमी को स्किलफुल बना सकती हैं। और सिर्फ रोज़गार के हवाले से नहीं, आप देख लें रिलेशनशिप्स के हवाले से स्किलफुल। क्या यूनिवर्सिटी में ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं हो सकते कि घरों को बेहतर कैसे चलाना है, मियाँ बीवी के तल्लुकात पे, बहन भाई के तल्लुकात पे, माँ बाप के तल्लुकात पे। तो डॉक्टर साहब शायद यही वजह है कि टॉप 500 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हमारी किसी एक यूनिवर्सिटी का तज़किरा नहीं है, तो हमें भी मुसाबकत रखनी होगी अपने आप को दुनिया के बराबर लाने के लिए। लेकिन ये जो जिद्दत आ रही है इतनी तेज़ी के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली हमें गैजेट्स की सूरत में, टेक्नोलॉजी की सूरत में उसके सम्राट तो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, चाहे हमारा तालीमी निज़ाम उसके साथ मैच करे या ना करे। तो इससे हमारी ज़िंदगियाँ फ्यूचर में 5 साल बाद, 10 साल बाद उसमें सेटिस्फेक्शन बढ़ने जा रही है, खुशी का एलिमेंट बढ़ने जा रहा है, या बोरियत या फिर जो एक डाउनफॉल की सी फीलिंग होती है उसमें इजाफा होगा? ये भी दोनों तरह के लोग होंगे। वो लोग जो सिर्फ दिखाने के लिए उनके पास स्टेटस, नौकरी, गाड़ी और पैसा होता था, वो लोग फिर उकता जाएंगे, बोरियत का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया की डायमेंशन चेंज हो रही है। जबकि वो लोग जो क्रिएटिव लोग थे, जो हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं, वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मज़े की और आसान हो जाएगी। यानी अगर ये इनकलाब आता है, ये भी अगर है भी,
अगर ये इतना बड़ा इनकलाब आता है जिस तरफ एलन मस्क ने इशारा किया है, तो उसमें भी दोनों तरह के लोग होंगे। जिस तरह आज के दौर में भी करंटली भी कुछ लोग इंतहाई बोर और डल जिंदगी जी रहे हैं कि यार ये लोग सिर्फ गाड़ी पैसे की बातें करते रहते हैं, इन्हें कुछ और पता ही नहीं है, वो लोग बोर हो रहे हैं इस चीज़ से और वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आने वाले डेकेड्स में शायद ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो जाए, जो लोग सिर्फ इन चीज़ों पर प्राउड करते थे उनकी वैल्यू बहुत कम हो जाए, और ऑन द अदर हैंड जो क्रिएटिव लोग हैं, जो दर्द दिल रखते हैं, जो एहसास रखते हैं, जिनके सोशल स्किल्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये सोशलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एआई जो मर्जी कर ले, मुझे बताइए कि वो सोशलाइजेशन का मुतबादल कहाँ से लाएगी? सोशल नेटवर्क नहीं हो सकता, वो कहाँ से वो लेके आएगी? और जहाँ जहाँ पर एआई बढ़ती जा रही है, वहाँ पे तन्हाई बढ़ती जा रही है, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, थेरेपिस्ट की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास बात करने के लिए बंदा कोई नहीं है, वो मशीन से बात कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर से बात कर रहे हैं। बात करने के लिए आपको एक इंसान चाहिए। सोशल स्किल्स तो हमें अपने बच्चों को भी सिखाने चाहिए। आज का बच्चा दूसरों के साथ उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, या उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपनी हद तक तो बहुत हाई है, बट अगर दूसरों के साथ बात करने की बात हो तो वो बिल्कुल हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो है, एक्सपोजर नहीं है, या फिर वो इतना एआई से वो कनेक्ट कर चुके हैं कि उन्हें अब समझ में आता है कि जवाब भी वहीं से मिल गया, सवाल भी वहीं से मिल गया, उन्हें दूसरे लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। जैसे हमारे टाइम पे हम टीचर से ट्यूशन्स भी उस तरह से नहीं हुआ करती थी, तो हम टीचर से 10 बार भी क्वेश्चन करते थे। अब बच्चों को पता है टीचर पढ़ा के चला गया, घर आएंगे एआई की मदद से हम उसको सवाल का जवाब ले लेंगे, तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। एक और जब टीचर की बात की, पहले यूनिवर्सिटी की भी बात की, एक और मसला ये आ रहा है टीचर्स के लिए कि अब बच्चा जो है उसकी एक्सेस जो है वो टीचर के लेवल तक हो चुकी है, शायद उससे भी एडवांस हो चुकी है। टीचर जिन टूल्स को यूज़ नहीं कर रहा, बच्चा इस वक्त उन टूल्स को यूज़ कर रहा है। तो टीचर जो पढ़ाता है, बाज़ को बच्चा वहीं बैठे बैठे चेक कर रहा होता है कि ये टीचर सही पढ़ा रहा है या आगे मैं कहना नहीं चाहता कि क्या है, या फिर घारा के बच्चे आपस में बात करते हैं कि आज टीचर ने ये कहा, ये किया, लेकिन एक्चुअली बात तो ये अब टीचर को कौन समझाए? ये बच्चे घर में बात कर रहे होते हैं। तो टीचर्स को अपने आप को बहुत तेज़ी से अपग्रेड करने की ज़रूरत है, वरना वो अपनी वैल्यू और अपना मकाम जॉब तो खो ही देंगे, लेकिन वैल्यू और मकाम भी खो देंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, और खूबसूरत बात उन्होंने की है कि असातिज़ा को भी अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी करने की ज़रूरत है, बच्चों को भी करने की ज़रूरत है, और पैसे की अहमियत कभी ख़त्म नहीं होगी। शायद तरीक़ाकार खर्च करने के और उनकी अहमियत बदल जाएगी, लेकिन अहमियत ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जो मंतक पेश कर रहे हैं एलन मस्क, उसमें अभी तक कोई रियलिटी हमें दिखाई नहीं देती है। उनके मसाइल और हैं, हमारे मसाइल और हैं, और बात 20 साल बाद जुनैद शायद उनको पैसे की जरूरत नहीं रहेगी, वो उनको तो शायद अभी भी नहीं है, उनको तो अभी भी नहीं है जितना पैसा उन्होंने बना लिया है। खैर, हम बात करें एआई की नाज़रीन, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने पहनने के लिए एक जदीद कॉलर तैयार किया है, जो कि मसनूई ज़हानत यानी कि एआई की मदद से फॉलिश के मरीजों को दोबारा अपनी आवाज़ में बोलने के काबिल बनाता है जनाब। जी हाँ, और ये एआई डिवाइस जिसे रिवाइज कहा जाता है, ये इसका नाम इसको रिवाइज कर दिया गया है। पहले पहनने वालों की स्पीच सिग्नल्स और जज्बाती इशारों को भी डिकोड करके टूटे और गैर वाज़े अल्फाज को दोबारा काबिल फ़हम आवाज़ में तब्दील करता है, और इससे मरीज़ कुदरती अंदाज में गुफ्तगू के काबिल हो जाता है। क्योंकि जब पैरालाइज होता है इंसान, तो वो सबसे पहले उसकी जो क़ुव्वत गोयाई है या बोलने की जिसको कहा जाता है हिस्स है, वो डैमेज हो जाती है, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो दोबारा से बोलना शुरू कर देगा। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त इनोवेशन है। रिवायती टेक्नोलॉजीज़ या तो गैर मौसर साबित होती हैं, या फिर उनके लिए ख़तरनाक दिमागी इम्प्लांट्स की ज़रूरत पेश आती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की तरफ से इनकी प्रोफेसर लोइकी ओइचेपेंटी का ये कहना है कि फॉलिश के मरीज़ अमूमन कुछ मशकों के बाद मखसूस जुमले या ड्रिल्स तो दोहरा सकते हैं, ताहम रोज़मर्रा की कुदरती गुफ्तगू में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना रहता था। उसका हल उन्होंने अब तलाश कर लिया। जी हाँ, अब ये एआई कॉलर मदद देगा उन मरीजों को दोबारा से अपने बोलने के अंदर दोबारा से नॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू का अपनी गुफ्तगू को बहाल कर पाएंगे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपका फेवरेट सेगमेंट होगा सितारों की चाल और सितारों के अहवाल। क्या कहते हैं आपके सितारे, और हफ्ता आपका कैसा रहेगा? स्टे विद अस। बात हो जाए कुछ सितारों की चालों की जो कि बदल रही हैं, और उनके असरात बराह रास्त आपकी, हमारी, हम सब की ज़िंदगियों पर पड़ते हैं। और आने वाले हफ्ते में मोहब्बत, रिश्तों से लेकर करियर और कारोबार और माली मामलात तक अहम तब्दीलियाँ क्या होने जा रही हैं, उसके लिए हमें क्या फ़ैसले करने चाहिए, ये हम जानते हैं। हमारे साथ कौन होगा? बिल्कुल जी, तो हमारे साथ सारा काज़मी साहिबा मौजूद हैं, माहिर इल्म नजूम हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे सारा साहिबा आपको। सारा, आप इससे जानेंगे कि यह हफ्ता किसका अच्छा जाएगा, किसके हफ्ता ये मुश्किलात लेकर आएगा, किसके लिए खुशियों की नवीद लेकर आएगा। हमें तफसीलन पहले स्टार से लास्ट स्टार तक बताते चले जाइए। ये वाला हफ्ता जो है इसकी जो बेसिक थीम होगी अबाउट फैमिली एंड फाइनेंसेस पर, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से मैं बताऊंगी कि करके, तो मेन फोकस विल बी फैमिली एंड
एरीज से बात करते हैं। एरीज का काफी अच्छा वीक जाने वाला है। इनका फैमिली से गेन होगा, थ्रू ट्रैवल इनके गेन्स काफ़ी अच्छे होंगे। अगर इनके यंगर सिबलिंग्स हैं उनसे इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। और जैसे ही इनका ज़रा मॉनेटरी एक स्टेटस बेटर होगा, दे विल ऑल्सो गेन कॉन्फिडेंस। एंड सेहत के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है। सो दिस वीक विल बी अ वेरी आइडियल वीक फॉर द एरीज पीपल। और कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो वो इसलिए ले सकते हैं रिलेटेड टू देयर इनहेरिटेंस और एनीथिंग लाइक दैट, जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फाइनेंशियली इनके लिए। थोड़ा सा हो सकता है कि अगर इनहेरिटेंस का कोई सिचुएशन बनता है कुछ घर से रिलेटेड, तो इमोशनली उनको फील हो सकती है कि ज़रा थोड़े से इमोशनल हो। फैंटास्टिक फॉर एरीज। टॉरस के बारे में हम बात करेंगे। टॉरस के लिए क्योंकि काफ़ी एक अच्छा पीरियड गुजर रहा है, बट थोड़ा सा एक स्लीप पैटर्न में इनकी डिस्टर्बेंस आने का इंडिकेशन इनके जब चार्ट रीडिंग मैंने किया। दिस वीक दे हैव टू फोकस ऑन देयर स्लीप पैटर्न सो दैट ज़रा थोड़ा सा सेहत भी इनकी अच्छी रहे। और डिसीजन कोई भी अगर लेना हो तो आफ्टर वेडनेसडे विल बी अ गुड टाइम फॉर देम कि कोई भी डिसीजन लेना हो। अगर इन्वेस्टमेंट्स कोई नहीं ना करे जो कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट की होती है, टू टेक केयर ऑफ दैट कि कोई भी ऐसी इम्पल्सिव डिसीजन ना ले। मैं आई वुड सजेस्ट देम टू डू सम जर्नलिंग, थोड़ा सा जर्नलिंग करें कि चीज़ों में क्या-क्या चीज़ों को दे हैव टू वर्क ऑन, दैट विल हेल्प देम टू हैव अ क्लैरिटी इन लाइफ। बाकी इनका जो रिलेशनशिप विद देयर फैमिली मेंबर्स, स्पेशली कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, थिंग्स विल गेट बेटर इंशाल्लाह फॉर देम। इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। जी, फिर हम आते हैं जेमिनी पर। जेमिनी काफी इंटेंस एनर्जी रहेगी इस वक्त, तो आई वुड सजेस्ट देम टू अवॉइड काइंड ऑफ आर्गुमेंट। कोई भी डिबेट कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना चीजें काफी लंबी जा सकती हैं। और इनका जो स्पीच होगा वो काफी तेज होगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है लोगों को, सुनने वालों को। तो जरा थोड़ा ख्याल रखें, मेडिटेशन की तरफ जाएं, थोड़ा रिलैक्स करें एंड रीइवैल्यूएट करें चीजों को, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। They should be more protective about their relationships, family का, अपने जो siblings हैं, younger siblings specially, उनका ज़रा थोड़ा ख्याल रख के they might need attention and help or something. So अगर वो रहेंगे तो चीज़ें उनकी और अच्छी रहेंगी। अब बस ये ख्याल रखिएगा कि थोड़ी सी more flexible रहें लाइफ में इस वीक, तो कि अच्छी रहें उनके लिए इंशाल्लाह। देन हम जाते हैं कैंसर पे। कैंसर के लिए एंड इट विल बी अ ग्रेट वीक वर्क वाइज दे विल हैव फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। मैनिफेस्ट करें कोई भी बिजनेस प्लान है, कोई भी चीजें स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पेपर वगैरह चीजें, दैट विल डेफिनेटली दे विल सी कि ये सारी चीजें होते नजर आएंगी। उनको मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखेंगे तो जरूर अच्छा होगा। सो ये एक चीज आप रखिएगा। हेल्थ रिलेटेड जो मुझे नजर आ रहा है, रेस्टलेस नजर आ रही है, जरा थोड़ा सा एंजाइटी प्रोन मुझे नजर आ रहा है इस वीक, तो थोड़ा सा उसमें ख्याल रखिएगा। मगर जो पास्ट एफर्ट्स जो कर चुके हैं ऑलरेडी, लाइक किसी को जैसे कोई काम किया हो किसी के लिए, कुछ भी ऐसे इन्होंने किया होगा, दैट विल रिटर्न इन 10 इंशाल्लाह। ना एक अच्छा मुझे नजर आ रही है चीजें होते हुए, तो वो चीजें रिलेशनशिप में मैं कहूँगी एक एवरेज ईयर होगा, जो कि होगा, सो दैट इनको थोड़ा ख्याल इस चीज में रखना है। कोई नई चीज इनिशिएट नहीं करेगा, कोई थॉट हो नेक्स्ट वीक फिर उसको डिस्कस करें विद देयर स्पाउस एंड एवरीथिंग, तो वो चीजें आप ख्याल रखिएगा। तो ये चीजें हैं उसके अंदर। देन वी विल गो टू लियो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लियो पे चलते हैं। जी, लियो का जो है मुझे वर्क जो कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क नजर मुझे आ रहा है, अननेसेसरी किसी भी सिचुएशन में ना जाए विद द कोवर्कर्स, तो थोड़ी हर्डल्स क्रिएट हो सकती हैं और उनके लिए थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ये वीक, अगर वो अननेसेसरी किसी से भी आप अपने वर्क प्लेस पे बहस में पड़ेंगे। बी एट अ रिजॉल्विंग वाला सिचुएशन साइड पर हो, रादर देन और चीजें को फायर अप करता है, तो वो चीजें नहीं करें। बी एट अ रिजॉल्विंग साइड, दैट इज समथिंग रियली गुड। यानी कि पंगेबाजी से आप थोड़ा सा एहतियात करें। बिल्कुल। और इनको बस ये है कि जरा थोड़ा सा कुछ नया सीखना चाहिए, टू ऐड अ फेदर इन द कैप वाली बात हो जाती है कि कोई स्किल नया सीख लिया, उनको अच्छा लगेगा, इनके जो रेपुटेशन होगी, दैट विल बी ग्रेट। तो वो वाला काफी अच्छा है। बस एक्सपेंडिचर्स होंगे उसका करना है, होम रिलेटेड होंगे, आमदनी भी होगी, एक्सपेंसेस तो आप बता रही हैं, कहीं से कुछ आएगा भी?
I always say जब expenses होते तो जब हमारे expenditure होते हैं सारी चीजें तो कुछ अल्लाह होगा तो लगेगा। पैसा होगा तो लगेगा। बिल्कुल ठीक है। ये भी ठीक है। वो थोड़ा सा है मगर बस मुझे ख्याल रखना है इनको कि जरा इट माइट डिस्टर्ब द बजट, ऑन द लॉन्गर रन काफी अच्छा रहेगा इनके लिए। और अगर रिलेशनशिप से लेकर कोई डिसीजन ऐसे ना लीजिएगा कि जो प्रॉब्लमेटिक हो सके, क्योंकि जरा थोड़ा सा इनका एक हर्डल वाली सिचुएशन जा रही है, ऑब्स्टिकल्स नजर आ रहे हैं जरा, मगर ओवरऑल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। माइंडफुल जो चीजें कि वो क्या चीजें हो रही है तो दे कैन मेक इट बेटर उनके लिए। बिल्कुल ठीक। Then we will go to Virgo. Virgo का भी काफी हाई एनर्जी है, मगर अगेन उसके साथ डेली रूटीन में थोड़े हर्डल्स आ सकते हैं। कोई काम अगर हमने प्लान किया इस वीक तो वो जरा इट माइट टेक सम टाइम, वेडनेसडे को सोचा है इट माइट हैपन ऑन सैटरडे, तो उसमें वो जरा फील ना करेंगे हो नहीं रही है, होंगी इट्स इन द पाइपलाइन बट जरा थोड़ा डिले थोड़े से डिले के साथ हो सकता है, तो डेली हाँ थोड़े डिले के साथ होगा। कोई मुझे न्यू वर्क, जैसे कोई अगर अपॉर्चुनिटी कोई ढूंढ रहे हैं, जॉब रिलेटेड समथिंग, वो चीज़ होती हुई नजर आ रही है, वो एक चीज़ अच्छी रहेगी उनकी फर्दर कम्युनिटी। बस ट्राई टू एस्टैब्लिश योर कनेक्शन विद योर सिबलिंग्स। ये भी जैसे मैंने बताया फैमिली एंड फाइनेंसेस पर है, तो अगर आपके सिबलिंग्स हैं या कोई भी फैमिली मेंबर है उनसे नाराज है कुछ है, इट्स अ वेरी गुड वीक टू मेक थोड़ा सा क्या कहते हैं रिलेशनशिप को बेटर अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये बिल्कुल ठीक है। वही बेसिकली हाँ, आप देखिए इंसान को रिलेशनशिप से मैटर करते हैं सबसे ज्यादा। आफ्टर क्या कहते हैं जब रिलेशनशिप के बाद मनी फिर हम बात करेंगे लिब्रा की। लिब्रा की चीजें तो काफी अच्छी हैं, वर्क वाइज इसका अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, जस्ट नीड टू टेक केयर के उनके जो स्पाउस हैं जो उनका मूड स्विंग काफी हो सकता है, एंड दे माइट बी वेरी कंफ्यूज दैट व्हाई इट्स हैपनिंग, क्योंकि उनकी तरफ से कोई इशू नहीं होगा, मगर उनके स्पाउस है वो है ना जो स्पेशली वाले लोगों के लिए वो जरा कंफ्यूजन स्टेट में रहेंगे कि मैंने कुछ किया नहीं है और ये चीजें हो रही हैं, तो जस्ट गिव दिस वीक थोड़ा रेस्ट। कोई न्यू प्रोजेक्ट भी इनका भी इनिशिएट होकर मुझे नजर आ रहा है या कंप्लीशन पे जा रहा है, व्हिच विल गिव देम मैक्सिमम बेनिफिट्स, वो काफी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल इट विल बी अ वेरी गुड, ये टाइम है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, जस्ट ट्राई टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स टू बी लाइक ये है ना, आप आउट ऑफ द बॉक्स में काम करेंगे तो क्या टाइम मिलेंगे, तो दिस वेरी अ गुड पीरियड कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा लिब्रा लोगों के लिए। फिर हम बात करते हैं स्कॉर्पियो का, ये भी काफी अच्छा है, ये सारा ये वीक होगा जो आपने पास्ट एफर्ट्स किए हैं या कोई काम किया है या किसी को पैसे दिए हैं तो वो भी मिल सकते हैं किसी को, जैसे आपने किसी को है ना एक ऐसा लोन दिया हो तो दैट मनी कैन कम बैक एंड इट विल बी अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जो आपने पास्ट में काम किया है वो सारी चीजें आप जाके आपको मिलेगी। बस ये चीज थोड़ा रखना पड़ेगा आपको, रखेगा कि अननेसेसरी कोई बात कर पीछे लोग आपके पर्स है। स्कॉर्पियंस को ये बिकॉज़ दे हैव दैट काइंड ऑफ नेचर कि वो एक होते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो जरा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि डोंट टेक एनी अननेसेसरी एनिमीज, लेट इट गो करें। आल्सो इनका कोई यंगर सिबलिंग, इनके अगर स्पेशली यंगर सिबलिंग्स है, क्योंकि ये वीक ज्यादा इंडिकेट करता है हमारा, तो कोई इशू आ सकता है यंगर सिबलिंग को, तो जस्ट ट्राई टू स्टे कनेक्टेड, इट वुड बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम फॉर देम, तो इट्स बेटर टू बी कैन स्टे इन कनेक्टेड बाकी जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड देन यू विल गो फॉरवर्ड, तो इंशाल्लाह आगे वाले हफ्ते काफी इंशाल्लाह। फिर हम बात करते हैं सेजिटेरियस के लिए काफी अच्छा है, दे विल एंजॉय गुड फूड विद फैमिली टाइम, काफी इनका अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिविटी से इनफैक्ट फुल ऑफ पॉजिटिविटी है। बस इनको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अपनी शॉर्ट कमिंग्स जो उनकी कुछ भी ऐसी उनके जो बिहेवियर में है उसको ओवरकम करें, रीइवैल्यूएट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर दोज पीपल हु वर ट्रैवलिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कुछ ऐसे कोई एग्जाम्स दे रहे हो या कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, एंड इफ दे ट्रैवल थ्रू दैट काफी अच्छा बेनिफिट और है ना अच्छा एक एनर्जी क्रिएट करेगा सेजिटेरियस लोगों के लिए। और थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर आनी है, जैसे कि आप हेल्थ वाइज से कुछ सेट करें तो ये इनके लिए लॉन्गर रन के लिए अच्छी रहेगी। दिस विल बी अ वेरी गुड टू स्टार्ट दैट काइंड ऑफ हॉबी या कोई हैबिट अगर उनको स्टार्ट करनी है। जरूर। फिर हम आते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का काफी अच्छा टाइम
टाइम है, बट दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर फाइनेंसेस। कोई भी अगर चीज को बोले कि ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेट्स इन्वेस्ट इन दैट, do not invest right now क्योंकि जरा टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। स्पेशली दिस वीक कुछ एक लॉस इंडिकेट जो मुझे आया था, तो इट्स बेटर टू होल्ड ऑन टू दैट थॉट। आगे जाके चीजें बेहतर होगी तो ताकि आप चीज को पढ़ सकते हैं, ख्याल रखना है। इट्स अ वेरी गुड टाइम for them also to enroll in some course or anything to skill, like वो skill जो practically use कर सके, not just for the learning sake या Google पे वो easily हो जाए, अगर ऐसा कोई skill जो practically help कर सके, that is a very good time period to initiate that thought अगर ये want to इसमें करना है। हेल्थ वाइज जरा थोड़ा सा इनको हेडेक हो सकता है और इनको एक लेफ्ट आई पे जरा थोड़ा सा इशू कुछ होता है, तो इट्स बेटर कि हम उसको अर्ली स्टेज पर देखें समथिंग, तो ये सारी और स्पेशली इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक। एक्वेरियस वालों के लिए क्या मशवरा है, उनके बारे में बताइएगा। काफी अच्छा पीरियड है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट छोड़े चीजों दूंगा या दूंगी एंड लेट मी हियर बोथ द साइड्स, तब जाके आप ज्यादा करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा इनके लिए टाइम पीरियड। वरना तो यही होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। पाइसेस के बारे में बताइएगा, पाइसेस क्या कहता है? फाइनेंशियली ग्रो करेगा एरीज। यस, स्पाइसेस के बारे में अगर हम बात करें तो थिंग्स विल बी गेटिंग बेटर इंशाल्लाह। थोड़ा सा हैवीनेस फील कर रहे थे इमोशनली, थिंग्स विल बी मच बेटर इंशाल्लाह फॉर देम। इंशाल्लाह कि इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट्स मुझे नजर आए, इन्वेस्टमेंट की है तो उनके लिए प्रॉफिट्स अच्छे होंगे एंड दे विल बी मच बेटर फ्रॉम द प्रीवियस वीक्स। जो जरा जैन से शुरू हुआ टाइम पीरियड, वो एक रिलीफ टाइम उनके लिए अच्छा होगा एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम टू प्लान फ्यूचर, कुछ भी अपने गोल सेट करने हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आप सारा काज़मी आप हमारे साथ मौजूद थी, माहिर इल्म, और हमने कोशिश की कि आपके ये हफ्ता ये सितारे कैसे रहेंगे और किसके लिए अच्छे साबित होंगे, किसको थोड़ा मोहतात चलने की ज़रूरत है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आप कुछ बताते हैं आपको कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकार जोड़ी हैं यासिर हुसैन और इकरा अजीज़, जिनके यहाँ नन्ही परी की पैदाइश हुई है, दूसरे बच्चे की उनके यहाँ पैदाइश हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो इनको। जी हाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। और यासिर हुसैन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मदाहों को ये खुशखबरी भी सुनाई है और उन्होंने ये भी बताया है कि बेटी की पैदाइश गुज़श्ता रोज़ यानी कि 24 जनवरी को हुई थी 2026 के अंदर, और अब उनकी अहलिया भी ठीक हैं। बिल्कुल, और उन्होंने बताया कि इकरा अजीज़ को टैग करके उनका शुक्रिया भी अदा किया है, और उनकी ये इंस्टा स्टोरी कुछ ही लम्हात में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसके बाद शोबिज़ की मारूफ शख्सियात और मदा उन्हें बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वाज़ेह यासिर हुसैन और इकरा अजीज़ ने 2019 के अंदर दिसंबर के माह में शादी की थी, और इस जोड़े के यहाँ जुलाई 2021 में पहले बेटे कबीर हुसैन की पैदाइश हुई थी, और अब अल्लाह ताला ने उनको एक खूबसूरत बेटी से नवाजा है। तो अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, ढेरों दुआएं उनके लिए और दोनों कपल के भरपूर खुशी से भरी ज़िंदगी के लिए। जी हाँ, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर हम इशूज़ होंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि फूड नॉइज़ क्या है और इससे किस तरह से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। हमारे साथ होंगी डॉक्टर मारिया खान, और इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं। और नाज़रीन, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम कह रहे थे कि कभी भूख ना होने के बावजूद कुछ खाने की ख्वाहिश होना, कभी सिर्फ सोच की सतह पर भूख का जाग उठना, इसी कैफियत को आज की ज़बान में फूड नॉइज़ कहा जाता है। यानी कि आपके पेट में तो गुंजाइश नहीं है, आपको भूख लगी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है और वो है फूड नॉइज़। बिल्कुल, कुछ खाने का एहसास। वैसे तो मेरे ख्याल में 90% पाकिस्तान की आबादी फूड नॉइज़ का शिकार है, क्योंकि हमारे पास वाहिद तो एंटरटेनमेंट है, इशारा चाहती हैं कि वो भी छीन ली जाए। और क्या करें हम, अगर खाने पीने का शौक़ ना हो लोगों को, लेकिन ये नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ खाने के लिए ज़िंदा रहेंगे तो फिर बहुत सी बीमारियों को दावत देने वाली बात भी हो सकती है। तो वो शोर है फूड नॉइज़ नाज़रीन, जो कि जहन पैदा करता है, और ये खामोश मसला है जिसमें पेट मुतमईन होता है मगर दिमाग मुसलसल खाने के ख्याल में उलझा रहता है। तो इस उलझन को दूर करते हैं, सुलझाते हैं। डॉक्टर मारिया खान से जानते हैं कि असल मसला है क्या। डॉक्टर मारिया, आपको वेलकम कहेंगे एक तो पाकिस्तान मॉर्निंग में, और फिर हम जिस पे बात कर रहे हैं कि हम बेचारे पाकिस्तानियों की तो सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट ही खाना पीना है, फूड लवर्स हैं हम सभी। तो अगर खाने के बारे में ना सोचें तो फिर किसके बारे में सोचें? सेहत के बारे में सोचे। सो फूड नॉइज़ एक इंतहाई अहम मौजू है। बात यह है कि फूड नॉइज़ वो सिचुएशन है, मुझे लगता है हमारे मुल्क में तो कलेक्टिव हमारी फूड नॉइज़ चल रही होती है, वो रोज़ाना ही होता है। आज क्या बनना है,
आज क्या पकना है, लंच में क्या है, डिनर में क्या है, मंडे को क्या खाना है, ट्यूसडे को क्या खाना है, फ्राइडे को क्या होगा। अभी तक पहले से प्लानिंग हो रही होती है कि इस वीक। तो दिस फूड नॉइस इज दिस कांस्टेंट थॉट, कॉन्स्टेंटली आप इस बारे में है कि मैंने अगला मील क्या खाना है, नंबर 1, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें लवाजमात हैं, डिज़र्ट क्या होनी चाहिए, मीठा भी होना चाहिए। तो आज का मीठा क्या है, कल का मीठा क्या है, परसों क्या है, दिस दैट, एक की कैफियत है। सो अब इसमें 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट ये है कि एक नॉइस है, नॉइस अपनी जगह मौजूद है, मगर दूसरी तरफ ये लाजमी नहीं है कि बहुत से लोग खा भी रहे हैं। मेजॉरिटी अगर मैं देखूँ, मेजॉरिटी लोगों के दिमाग में एक फूड नॉइस है, मगर असल में अगर उनका, मेरे पास जिस तरह पेशेंट्स आते हैं, मेंबर्स आते हैं, और वो जब उनको ना, मैं हमेशा आई गिव देम अ डायरी, एक डायरी में देती हूँ कि आप जो भी खा रहे पी रहे हैं आप लिखें। सो हफ्ते बाद देखो ना, पता चलता है लोग खा ही नहीं रहे। एक खब्त में है कि पता नहीं क्या, मैं कुछ भी, केला खा के वजन बढ़ जाएगा, खजूर खा के वजन बढ़ जाएगा, ये खा के वजन बढ़ जाएगा, वो खा के वजन बढ़ जाएगा, चल पाका रहा है, मगर कांस्टेंट एक फूड नॉइस खौफ का शिकार हुए हैं, खौफ का शिकार भी है और फूड नॉइज भी है। सो ये इन दोनों का आपस में, दे आर कनेक्टेड, इन दोनों का कनेक्शन है कि एक तरफ अच्छा मारिया, डॉक्टर मारिया, इसका हल भी है क्या? इसको कोई, जैसे आप कह रहे हैं, ये एक दिमाग का मसला है कि उसमें खाने के ख्याल आते रहते हैं। कुछ लोगों को ये कि मैं कहीं ये खा के मोटा ना हो जाऊँ, मेरा ये खा के वजन ना बढ़ जाए, और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल खाते ही रहते हैं। तो क्या इसको मेडिकली, इसके लिए कोई मेडिसिन होती है, थेरेपीज होती हैं, ताकि जो ये फूड नॉइस है इससे छुटकारा हासिल किया जा सके? और क्या आपके पास पेशेंट आते हैं तो उनको किस तरह से ट्रीट करती हैं? मेरी भी जो टीम मेंबर है ना, उनको पिछले 1 हफ्ते से पाए बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, और उनके दिमाग में बस पाए कैसे खाने हैं, कब आने हैं, यही चल रहा है। तो वो भी फूड नॉइस का शिकार हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी ट्रीटमेंट या थेरेपी जो भी हो सकती है तो मैं आपके पास ले आऊँ। डन हो गया, बेहतरीन। सो अगेन कमिंग बैक टू, इसका बड़ा अच्छा एक तरीका है, लेट्स से फूड नॉइस, मेजॉरिटी 80% लोग वो हैं जिनको फूड नॉइस अगर क्रिएट भी हो रही है ना, अगर मैं उनका डाइसेक्शन करूं पूरे का पूरा, तो पता चलेगा कि उनकी अगर खाने की, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी है ना, तो वो बॉडी को दे इतना रहे हैं। असल एक प्रॉब्लम ये भी है, अपने खाना, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी और आप उसको दे इतना रहे हैं कि आपके दिमाग में ये भी खब चल रहा है वजन के अराउंड भी, तो फूड नॉइस तो होगी। आप उस फूड नॉइस को, एक बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी और आप दे उससे इतना रहे फूड, आप जाहिरी बात है सोचेंगे। सो कमिंग बैक टू दिस वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब अगर आपको किसी चीज़ की तलब हो रही है, उसे आप खाएं। आपको पाई खाने की तलब हो रही है, पाई खाएं, पाई बनाएं ऐसे कि उसमें मसाला ना हो और उसमें बिल्कुल। डॉक्टर मारिया, आप ये बता रही हैं कि जो इलाज है इशाल के मसले का ख़ास तौर पे, उसका हल भी यही है कि पाए बनाए जाएं, सिर्फ तसल्ली ना दी जाए। पाई बनाए जाए और पाई बगैर तेल के बनाए जाए। पाई के अंदर आप बनाने में आपको बिल्कुल ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और उसको आप खाएं, वो आपका कोलेजन है, स्किन आपकी बेहतर करेगा। आप, दैट्स वन थिंग, नंबर 1। तो खाना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, खाना उसको फराहम करना चाहिए जितना उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर, भूखा नहीं रखना चाहिए, नंबर 1। एक बात ये है। दूसरा ये है कि अगर एक अपने खाने को हम ये लेना कि ये मेरा, देखें, हमें खाने के लिए नहीं पैदा किया गया। एक तो हमने इसको एंटरटेनमेंट जो बना दिया है ना, हम मुलाकात होती है, बॉन्ड करते हैं, तो वो भी फूड के ऊपर, फिर चाय की एक अलहदा हमारी एक लंबी स्टोरी फहरिस्त होती है, उसके लवाजमात हैं, फिर डिनर के कोर्स हैं, फिर उसके बाद डिनर के बाद के डिज़र्ट का एक राउंड शुरू हो जाता है। इट इज़ अ फ्यूलिंग मैकेनिज्म, मेरे जिस्म का पेट्रोल है। तो बड़े सीरियस हो जाए इस बात के कि मैं अपनी बॉडी में क्या ऐड कर। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि नुकसानदेह साबित हो सकता है, लेकिन क्या डॉक्टर मारिया ये कोई नई चीज़ है, पहले इसका वजूद ही नहीं था और ये पिछले कुछ अरसे में डेवलप हुई है, या पहले ये चीज़ थी, अब इसकी निशानदही अब होने जा रही है? साथ में वजूहात क्या हैं? एक तो हम हल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो क्या रीज़न्स हैं, वो क्या अवामिल हैं जो कि फूड नॉइज़ का बायस बनते हैं? किन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से ये आदत पैदा हो रही है? ये एक नई टर्म निकली है। मसला ये अज़ल से है कि लेट्स से कि मैं बार बार खाने के बारे में हम सोच रहे हैं, और अब मॉडर्न साइंस ने इसका एक ही हाल ये है कि मैं ये करूं कि मैं अपने आप को न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट दूं। फॉर एग्जांपल विंटर्स में हमें भूख ज़्यादा लगती है। एक और बात ज़ाहिर है, आपने ना इसको कंसिडर करना है, विंटर में आपको भूख ज़्यादा लगेगी। मैं अपना ज़ाती बताऊं, मेरे अपना मील्स, मुझे ज़्यादा भूख लग रही है, मैं खा रही हूँ। आप, मेरा चीट भी जो है आजकल जो है क्या हो रहा है, नट्स के ऊपर हो रहा है, ठीक है,
तो अगर थोड़ा सोचा जाए तो अगर थोड़ा सोचा जाए तो क्या नट्स कि ये चीटिंग मैं कर रही हूँ, मेरा कोटा एक मुट्ठी है और उस कोटे से मैं 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी खा रही हूँ, तो क्या मैं असल में बहुत खतरनाक चीटिंग कर रही हूँ? वेल नॉट रियली, ठीक है, नॉट रियली। ठीक है। मैंने हेल्दी चीज का ओवरडोज कर लिया, हाँ वो मेरे लिए खतरनाक है, मगर इतनी खतरनाक नहीं है कि बजाय इसके कि मैंने पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया। नंबर 1। और मुझे ये पता है, और हम जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, मेरी पूरे सारे व्यूअर्स को हम जो रोज ये हर दूसरे दिन शो कर रहे होते हैं, अगर कोई सीरियसली इसको ना अगर सुने और समझे और इस तरह करे कि मुझे इल्म हासिल हो गया, मुझे मिल गया, राइट। अगर आपने किसी वक्त थोड़ा ज्यादा खा भी लिया तो आपको पता चल गया कि मुझे पता है कि मैंने इसको रिवर्स कैसे करना है। लाइक मैं ये खा रही हूँ, मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, एंजॉय करना जरूरी है उसको। अगर अल्लाह की नेमत कोई आपके पास आ गई है और आप उसे खा रहे हैं, उसे एंजॉय करें। मुझे पता है कोई मसला नहीं है, आगे महीने, आगे कुछ दिन रहते हैं, रमजान आना है, मैंने रोजे रखने और मेरा वहाँ पे वर्कआउट की डॉक्टर मारिया, इसका मतलब ये नहीं है कि रमज़ान आने वाला है, रोज़े आने वाले हैं, मुझे मुंह बंद रखना है 1 महीने के लिए, तो मैं उससे पहले इतना ज़्यादा खा लूँ कि बस फिर रमज़ान के अंदर जो मुझसे वो भूख बर्दाश्त ना हो, मुझसे रोज़ा बर्दाश्त ना हो। अच्छा, एक तो ये बताइएगा कि जंगों के अंदर फूड नॉइज़ की थ्योरी आपकी क्या है, और दूसरा क्या जैसा जुनैद जानना चाह रहे थे कि इसके पीछे कौन कौन से अवामिल कारफरमा है कि हमें फूड नॉइज़ का हम शिकार होते जा रहे हैं, तो क्या जिस तरह से हम अक्सर बैठ रहे फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो फ़ोन के ऊपर हमें डिफरेंट किस्म की खाने की रील्स नज़र आती हैं, पिक्चर्स नज़र आती हैं, तो उसको देख के हम चाहे हमारा पेट भरा हुआ है, हमने अभी खाना खाया, लेकिन हमारा दिल चाह रहा था कि अच्छा ये हम किसी दिन बनाएंगे या हम ये फ़लाँ जगह से जाके खाएंगे, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है हमें फूड नॉइज़ का शिकार करने की? और दूसरा थ्योरी बताइएगा जंग के दिनों में। राइट, सो अगेन कमिंग बैक टू ये जो अभी सान्हा चल रहा है, जैसे आपने कहा ना कि ये फूड नॉइज, आज पहले मैं स्टूडेंट को बता दूं, फूड नॉइज अभी मेडिकल साइंस ने, फार्मा इंडस्ट्री ने इसको ना करके प्रमोट किया है। और वो क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो अपने कुछ ड्रग्स प्रमोट करना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है ना ये ड्रग्स इस्तेमाल करें तो फूड नॉइज नहीं होगी, जिसके अंदर ओजेम्पिक टॉप पर है, GLP ड्रग्स हैं जो लोग अपने इंजेक्ट करते हैं, और जो बेसिकली एक खसूसी स्पेसिफिक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आया था, और अब उन्होंने ओवर द काउंटर इसको बेचना शुरू कर दिया है, अनलाइसेंस्ड बिक रहा है। तो ये फार्मा इंडस्ट्री ने एक बड़ा फैंसी वर्ड निकाला कि फूड नॉइज, और बहुत सी सेलिब्रिटीज़ आपको पैसे लेकर इसको इंडोर्स करते हुए नज़र आएंगे। ऑब्वियसली जब भी कोई वीडियोस आप देखते हैं, कोई सेलिब्रिटी उसे इंडोर्स करता है तो उसने उससे पैसे लिए होते हैं कि ना किसी भी प्रोडक्ट को। तो ये GLP ड्रग्स जो हैं, ओजेम्पिक ले लें जिस तरह, इसी तरह GLP के मुख्तलिफ वेरिएंट, तो वो ये कहते हैं, डॉक्टर्स बहुत सी जगह पे आपको कह रहे होंगे या कुछ लोग आपको कह रहे होंगे कि आप ये ड्रग इस्तेमाल करेंगे, हमारा ओजेम्पिक इस्तेमाल करेंगे तो आपका फूड नॉइज़ ख़त्म हो जाएगा। यस, फूड नॉइज़ ख़त्म हो जाएगा, मगर ओजेम्पिक की अगर हम बात करें, इसके ऊपर US में ओजेम्पिक पे मोर देन $2 बिलियन का इस पे लॉसूट हुआ हुआ है। लोगों की नजर और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी कुछ ड्रग्स को बेचने के लिए लोगों को एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा चुकी है जिसे फूड नॉइज़ कहा जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया खान। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।